तो वीडियो की शुरुआत अगले सीन से होती है। वो दोनों ही अपने सामने का सीन देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए थे और डॉपिंग ये देखकर कहता है कि इन सब बीस्ट की क्रॉप्स को देखो, यानी लाशों को, ये सब यहाँ पर खून की उल्टी कर कर मारे गए हैं। पर हाजन ये देखकर हैरानी के साथ कहता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे बीस्ट भी हैं जिनको हमने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। आज से पहले मैंने इस लेपर्ड को नहीं देखा था। डॉपिंग इस लेपर्ड के बारे में बताता है कि इसका नाम मोग जी है और ये बाम्बू फॉरेस्ट के टॉप सेकंड रैंकिंग की हायरार्की में आता है। मैंने सुना है कि मैन जी कभी भी बाम्बू ग्लोरी के हार्ट को छोड़कर वहाँ से कभी भी नहीं जाता तब तक ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। और मैं यही सोच रहा हूँ कि आखिर बीस्ट के सेकंड हाईएस्ट स्पिरिचुअल क्यू का बाम्बू फॉरेस्ट के बाहर आकर क्या कर रहा है। हाजन सेकंड के बारे में कहता है, अगर ये सेकंड है तो फर्स्ट कौन है। ये सुनकर डॉपिंग उससे कहता है, जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो वो बिल्कुल वहाँ पर है। और हमें वहाँ पर एक सरपेंट की लाश दिखाते हैं जिसके बारे में डॉपिंग उसे बताता है कि इसे सरेंडरी सरपेंट कहते हैं। इस सांप की 2 पूंछ होती है और ये पहली बार है कि मैं इसे देख रहा हूँ, पर इस चीज में मुझे कोई भी शक नहीं है। पर हाजन उससे कहता है कि सच में बाम्बू ग्लोव का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है, पर देखने में तो ये बहुत ज्यादा छोटा है। डॉपिंग उससे कहता है कि भले ये छोटा है पर मैंने इसके बारे में सुना है तो ये बिल्कुल ये वही है। पर हाजन आगे बढ़ते हुए सरपेंट के बारे में कहता है, इसको देखने में ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल होगा और ये तो देखने में जहरीला भी नहीं लगता, और भले ही ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों ना हो, पर अभी तो ये बाकी सभी लाशों की तरह एक बनकर रह गया है। पर तभी वो इस चीज को नोटिस करते हुए उससे कहता है, पर यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन है जो कि सच में बहुत ज्यादा अजीब सी है। डॉपिंग इसके बारे में पूछता है तो हाजन एक बीस्ट की बॉडी को चेक करते हुए कहता है, देखकर ऐसा लगता है सभी बीस्ट की मौतें एक ग्रुप के अंदर हुई है, पर यहाँ पर जिसने भी इन सबको हराया है इनकी बॉडी के ऊपर एक भी खरोच तक नहीं है। और यहाँ की जो स्पिरिचुअल बैम्बूस हैं वो यहाँ पर बहुत ज्यादा थिक और बहुत ज्यादा हार्ड होने चाहिए थे, क्योंकि ये हार्ट के काफी ज्यादा करीब है। पर देख कर ऐसा लगता है कि ये सभी यहाँ पर मारे जा चुके हैं। आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो कि ऐसा कर सकता है, और ऐसा लगता है इनको सब फोर्सफुली यहाँ पर मारा गया है। पर तभी अचानक उसे एक कोल्ड ऑरा महसूस होता है और वो दोनों इस चीज को महसूस करने लगते हैं। हाजन डॉपिंग को रोकते हुए कहता है कि बिल्कुल शांत हो जाओ। ये देखकर डॉपिंग कंफ्यूज होते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरीके से देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि इसे यहाँ पे एक लाइट बीज जो महसूस हो रहा है वो उसी के बारे में बोल रहे हैं, और वो ऑरा तेजी से बढ़ता जा रहा था। हाजन इसकी वजह से परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, आखिर किस तरीके की स्ट्रेंज सेंसेशन है। ऐसा लगता है कि ये बाम्बू फॉरेस्ट के हार्ट की तरफ से ही आ रही है और ये सेंसेशन धीरे धीरे करके बढ़ने लगी थी। इसलिए वो डॉपिंग से कहता है कि डॉपिंग तुम यहीं पर रुको, यहाँ से आगे मुझे अकेले जाना होगा, इसलिए चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम मेरे पीछे नहीं आओगे। डॉपिंग उसे रोकने की कोशिश करता है पर हाजन उसे रोकते हुए आगे की तरफ बढ़ना चालू कर देता है। वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब समय हो चुका है, जिसके बाद हमें डीमन लॉर्ड पैलेस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर डीमन लॉर्ड अपनी मसाज करवा रहे थे। पर तभी उन्हें किसी की प्रेजेंस महसूस होती है और वो अपने ही मन में कहते हैं, आखिर तुम अचानक से मेरे सामने अपीयर क्यों हुए हो जैकल। और हमें शैडो में एक बड़ी सी फॉक्स जैसी एक परछाई को दिखाया जाता है। डीमन लॉर्ड उससे कहते हैं, मुझे ऐसा लगा था कि हमारे पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे के सामने आए। पर जैकल उससे काफी ज्यादा गुस्सा था और वो जैसे उसके ऊपर दौड़ता है तो डीमन लॉर्ड भी उसकी प्रेजेंस को सेंस करके यानी उसकी पावर को सेंस करके थोड़ा सा पीछे हट जाता है। पर देखने में ऐसा लगता है कि जैसे वो बड़े ही आराम से वहाँ पर लेटा हुआ है, वो उसकी जितनी हुई सर्वेंट्स है वो उसके प्रेशर की वजह से पीछे की तरफ धकेल दी जाती है और वो लोग वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। पर उनके वहाँ पर बेहोश होते ही डीमन लॉर्ड अपने फर्स्ट गार्डियन को वापस समन कर लेते हैं। मोडेम वहाँ पर आते ही बताता है कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो डीमन लॉर्ड उससे पूछते हैं, जब मैं सोलिटरी ट्रेनिंग के अंदर था तो क्या कोई बाम्बू फॉरेस्ट के हार्ट की तरफ जा रहा था, कोई ऐसा गार्डियन है जो कि वहाँ पर गया हो। मोडेम उसे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, अगर ऐसा कुछ भी होता तो इससे पहले मैं आपको इसके बारे में रिपोर्ट कर देता। ये सुनने के बाद डीमन लॉर्ड थोड़ा सीरियस होते हुए समझ गया था और वो उसे कहता है कि तुमने कहा था कि थर्ड वहाँ पर थर्ड लीडर के साथ रह रहा है। जिसके बाद मोडम थर्ड लीडर के बारे में उसे बताता है कि वो एक यंग एज लड़का है और वो सभी 10 मास्टर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। उसके पास बहुत सारा टैलेंट एक्सपीरियंस है और इसी वजह से थर्ड यंग लॉर्ड के लिए वही सबसे ज्यादा सूटेबल था, इसलिए वो उनको सर्व करने के लिए वहाँ पर है। डीमन लॉर्ड ये जानने के बाद उसे कहते हैं, अच्छा ऐसा है, पर साथ ही वो अपने मन में कहते हैं कि उन्हें वहाँ पर 8 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं। अब ऐसा लगता है कि उसने एक अपॉर्चुनिटी को मेंटेन कर लिया है, पर फिर भी उसकी ग्रोथ की कुछ लिमिटेशंस हैं। पर ऐसा लगता है कि थर्ड वहाँ पर कुछ करने के बारे में सोच रहा है, इसलिए वो मोडाम से पूछते हैं कि आज कौन सा दिन है। तो मोडाम उसे बताता है कि आज फुल मून से पहले का एक दिन है। ये जानने के बाद डीमन लॉर्ड मुस्कुराते हुए कहता है कि अच्छा यही वजह है जिसकी वजह से जैकल आज मेरे सामने आया था। फिर उसकी सभी सर्वेंट्स धीरे धीरे करके उठकर उससे माफी मांगती हैं, पर डीमन लॉर्ड अपने मन में कह रहा था, लगता है कि थर्ड सच में
ताकत के लालच में इतना ज्यादा पागल हो गया है कि वो चलते हुए अपनी मौत की तरफ ही जा रहा है, या फिर मैं उसे कमाल का लक कह सकता हूँ। अब यही देखना है कि वो माउंटेन के नीचे आने के बाद उसका क्या होता है। जिसके बाद फिर से हमें हाजन का सीन दिखाते हैं जिसके अंदर से डिमोनिक एनर्जी निकल रही थी और वो उसे बैरियर बनाते हुए उस ऑरा से बचने की कोशिश कर रहा था। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसके कदम भारी होते जा रहे थे और वो कहता है कि आखिर ये क्या है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ इस हवा के अंदर की टेरिफाइंग क्यू मुझे पीछे धकेल रही है और जैसे जैसे मैं हार्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ ये स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होती जा रही है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मेरा आगे बढ़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सच में ये बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल क्यू है जिसे आज से पहले मैंने कभी भी सेंस नहीं किया था। पर एक मिनट रुको, ये सेंसेशन मुझे काफी ज्यादा फेमिलियर लग रही है। इसको मैं एक बार महसूस कर चुका हूँ। जिसके बाद उसे याद आता है और वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, जब मैं डीमन लॉर्ड से पहली बार पवेलियन के अंदर मिला था तब उसके अंदर से निकलने वाला कमाल का ऑरा उसने मुझे मौत का एहसास दिलाया था। और ये हवा, इसके अंदर कोई भी इंटेंशन नहीं है पर इसकी स्ट्रेंथ ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये बिल्कुल डीमन लॉर्ड की तरह ही बहुत ज्यादा खतरनाक है। पर वहाँ पर एक रिवॉर्ड है जो कि मुझे ऑब्टेन करना है चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए। पर ये और अब धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था जिसकी वजह से अब हाजन के मुंह से खून आने लगा था और जितना ज्यादा वो प्रेशर लगा रहा था उसे उतनी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। वो थका हुआ कोशिश करते हुए कहता है भले ही मैंने अपनी डिमोनिक एनर्जी को काफी ज्यादा पावरफुल कर लिया है पर इसके बाद भी मैं अभी भी अपनी इंटरनल इंजरी से सफर कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं ज्यादा आगे नहीं जा पाऊंगा। ये बहुत ज्यादा पावरफुल क्यू है जिसे मैं अपनी करंट डिमोनिक एनर्जी के साथ भी हैंडल नहीं कर सकता। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ट्रिब्यूट एलिमिनेशन हब की मदद लेना ही होगा जिससे मैं अपनी डिमोनिक एनर्जी को सप्रेस करके अपनी स्टेल्थ टेक्निक को इस्तेमाल कर सकूं। और ये कहकर वो हब को जल्दी से पी जाता है और इसके बाद वो हब धीरे धीरे करके उसकी बॉडी के अंदर पूरे में क्रॉस होने लगती है यानी फैलने लगती है। इसकी वजह से उसके अंदर की सारी डिमोनिक एनर्जी धीरे धीरे करके सप्रेस होने लगी थी और अब उसके पैर पहले से काफी ज्यादा लाइटर यानी हल्के हो गए थे और अब वो हवा उसकी बॉडी के थ्रू यानी आर पार निकलने लगी थी। और हाजन ने अपने डार्क शेडो क्यू आर्ट डार्क डीमन फैंटम को एक्टिवेट कर दिया था। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे वो अपने आप को असैसिन किंग हाजिन बनाता है और इस चीज को बाहर डॉपिंग भी सेंस कर लेता है और ये देख कर वो काफी सरप्राइज होते हुए कहता है कि अभी अभी वहाँ पर क्या हुआ। ये डिमोनिक एनर्जी पहले से काफी ज्यादा हल्की हो गई है और थर्ड यंग लॉर्ड ऐसा लगता है कि वो वहाँ से गायब हो चुके हैं। आखिर अचानक से अंदर क्या हुआ और हमें अंदर दिखाते हैं कि हाजन की बॉडी स्टाइल टेक्निक की वजह से ऐसी हो गई है जैसे कि वो किसी तरीके का घोस्ट हो गया हो। उसकी बॉडी हर चीज के आर पार जा रही है और उड़ने वाले पत्ते भी उसकी बॉडी को क्रॉस कर रहे हैं। हाजन आगे बढ़ते हुए सोचता है कि वो सारा का सारा प्रेशर मेरे ऊपर से हट चुका है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मैं इस हब के टाइम लिमिट के खत्म होने से पहले हार्ट तक जरूर पहुंच जाऊंगा। और सच में हाजन आगे बढ़ते हुए काफी डेस्परेट होते हुए कहता है कि चलो मुझे दिखाओ कि आखिर तुम्हारे हार्ट के अंदर क्या है। उसके पैर भी किसी पत्थर से टकराने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि वो उसके आर पार हो रहे हैं पर तभी वो आगे जाते हुए एक चीज का ठोकर लगकर वहाँ पे जाकर गिर जाता है। ये देखकर हाजन बहुत ज्यादा सरप्राइज था और ये देखकर वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैं डार्क गॉड फैंटम को इस्तेमाल करने के बाद किसी पत्थर पर ठोकर खाकर ऐसे कैसे गिर सकता हूँ। ये पूरी तरह से नामुमकिन है कि यहाँ पर किसी तरीके का स्पिरिचुअल पत्थर था या फिर और कुछ। इसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में था पर जैसे ही वो पीछे की तरफ देखता है तो ये देखकर वो और भी ज्यादा सरप्राइज हो गया था क्योंकि वहाँ पर एक क्यूट फॉक्स का बच्चा सो रहा था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है। वो ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहता है कि एक फॉक्स आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। पर तब इस डाउपिंग की वो बातें याद आती हैं कि बाम्बू फॉरेस्ट की डीपेस्ट एरिया के अंदर जितने भी बीस्ट है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है यानी ये लिटिल फॉक्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट में से एक है। इसलिए वो अपने आप को संभालते हुए कहता है कि मैं इसकी अपीयरेंस को देखकर ये जज नहीं कर सकता कि ये कोई स्मॉल बीस्ट है या फिर बहुत ज्यादा खतरनाक, इसलिए मैं अपने गार्ड डाउन नहीं कर सकता। पर जिस तरीके से वो लिटिल फॉक्स वहाँ पर सो रही थी ये देखकर वो उसकी क्यूटनेस के अंदर खोते हुए कहता है कि पर सच में ये बहुत ज्यादा क्यूट है, मैं इसको सहलाना चाहता हूँ। पर तभी वो अचानक से पीछे की तरफ हटते हुए कहता है मैं लगभग इसकी जाल के अंदर फंसी गया था। ये बिल्कुल मुझे किसी 9 फॉक्स टेल की तरह अपनी तरफ रिझा रही है, इसलिए मुझे अपने ऊपर ध्यान देने के साथ अपने रास्ते के ऊपर ध्यान देना होगा और मैं यही कोशिश करूंगा जब तक ये सो रहा है मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ। फिर वो कुछ कदम आगे चलने के बाद अपने सामने कुछ रेम्बोस की तरह चमकने वाले बैम्बूस को देखता है और ये देखकर वो कहता है कि शायद यही अंत है, पर ये मेरी सोच से काफी ज्यादा छोटे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं अपना रास्ता भटक चुका हूँ। क्या मैं सच में आखिर तक आ चुका हूँ? यहाँ तक आने में तो मैंने काफी ज्यादा कम समय लगाया, पर इनको देखकर मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। यानी ये वही स्पिरिचुअल बैम्बूस है जिनके लिए मैं यहाँ पर आया था। और ये कहते ही हाजन जैसे एक बाम्बू को टच करता है उसके अंदर के स्पिरिचुअल क्यू को वो सेंस करते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल ये वही है, मैं इसे सेंस कर सकता हूँ कि इसके अंदर का स्पिरिचुअल क्यू सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड क्यू है।
बाम्बू फॉरेस्ट के अंदर का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बाम्बू। बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है ये सबसे ज्यादा प्योर है। अगर मान लो कि मैं इसकी 3 को भी एब्जॉर्ब कर लेता हूँ तो मैं इंटरनल एनर्जी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊंगा। पर साथ ही वो अपने आप को संभालते हुए कहता है कि 3 भाड़ में जाए, मुझे जरूरत से ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। मेरी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं जरूरत से ज्यादा क्यू को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकूं। मैंने अपने गोल को यहाँ पर आकर अचीव कर लिया है, तो चलो एक को लेकर चलते हैं। इसे जरूरत से ज्यादा लेकर जाना ये बस लालच है। और फिर उसका ध्यान एक बाम्बू शूट के ऊपर जाता है। ये देखकर वो कहता है कि पर आखिर यहाँ पर केवल एक ही क्यों है। वो फॉक्स बड़े आराम से सो रहा था और हाजन उस बैम्बू शूट को निकालने की कोशिश करना चालू कर देता है और कहता है ये स्पिरिचुअल क्यू बाम्बू शूट पूरी तरह से प्योर है और उसको यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए मुझे किसी भी तरीके की प्योरिफिकेशन टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उसको जड़ से निकालने की कोशिश करता है, पर सच में उसकी वजह से उसकी पैंट फट जाती है। वो कहता है कि मैं यहाँ से एक ही स्पिरिचुअल बाम्बू लेकर जाने वाला हूँ, तो क्यों ना ऐसे और लेकर चलूं। पर उसकी यहाँ पर चिल्लाने की वजह से वो फॉक्स उसकी नींद यहाँ पर खुल गई थी और जैसे जैसे हाजन उस बैम्बू शूट को वहाँ से निकाल रहा था, उस फॉक्स की आंखें चमक रही थीं और वो भी चीज को सेंस कर लेती कि यहाँ पर कोई ना कोई तो है और ये लोग थोड़ा सा इंटेंस लग रहा है। अब ना जाने हाजन का क्या होगा। फिर हाजन उस बैम्बू शूट को खाना चालू करते हुए कहता है कि ये काफी ज्यादा सॉफ्ट है और इसकी स्मेल भी काफी ज्यादा अच्छी है। इसकी वजह से मैं उसे निगल भी पा रहा हूँ, पर आखिर अभी तक मुझे अपनी बॉडी के अंदर जरा से भी स्पिरिचुअल क्यू महसूस क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तक मुझे अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे स्पिरिचुअल क्यू को फ्लो होना महसूस हो जाना चाहिए था। पर इसकी वजह से मुझे बस थोड़ा सा वार्म फीलिंग हो रही है, इसके अलावा मुझे कुछ और महसूस नहीं हो रहा। फिर वो उसे खाने के बाद कहता है तो चलो ठीक है, अब हम रियल स्पिरिचुअल बैम्बू को काटना चालू करते हैं। हाजन एक अच्छे चमकते हुए बाम्बू के सामने खड़ा हो गया था और वो अपनी तलवार को निकालकर उसके ऊपर एक स्लैश मारता है। पर हाजन के एक पावरफुल स्लैश के बाद भी उस बाम्बू के ऊपर एक स्क्रैच तक नहीं आता। ये देखकर हाजन बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहता है आखिर में से काट क्यों नहीं पाया, क्या मेरा स्विंग इतना ज्यादा कमजोर था। जिसके बाद वो लगातार उसके ऊपर कट लगाने की कोशिश करना चालू कर देता है और वो कहता है मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि स्पिरिचुअल बाम्बू सच में काफी ज्यादा टफ होने वाला है, पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं इसको काट कर ले जाऊंगा। पर उसके कई सारे स्ट्राइक लगाने के बाद भी उसके ऊपर जरा से भी स्क्रैच नहीं आते। अब ये देखकर हाजन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था और वो कहता है कि अब ये बाम्बू मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिलाने लगा है, इसलिए वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे जरूर काट कर रहूंगा। और वो अपनी तलवार पर अपने शॉर्ट ऑरा को रिलीज करते हुए एक स्टैंड लेता है, जिसके बाद वो स्ट्राइक को लगाते हुए कहता है कि मून स्लैश, यानी इस अटैक का नाम मून स्लैश है। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि एक ही स्ट्राइक के साथ वो बाम्बू बीच में से कट जाता है और बैम वो बड़ा सा बाम्बू आकर जमीन पर गिर गया था। हाजिन भी ये देखकर खुश होते हुए कहता है कि देखा एक ही बार में, पर सच में ये इतना ज्यादा हार्ड है कि इसे किसी हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि आखिर यहाँ पर कितना ज्यादा शॉर्ट क्यों हो सकता है, जिसकी वजह से ये बाम्बू एक स्टील की जितना हार्ड हो गया। जितना ज्यादा मैं जंगल के बारे में सीखते जा रहा हूँ, सच में ये काफी ज्यादा कमाल का होता जा रहा है। पर वहीं साइड में हमें उस फॉक्स को भी दिखाते हैं और जैसे ही हाजन का ध्यान उस फॉक्स के ऊपर जाता है, वो उस फॉक्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होकर पीछे की तरफ उचक जाता है। सच में बेचारा एक फॉक्स को देखकर बहुत ज्यादा डर गया, पर फॉक्स उसको देखकर स्माइल देती है, पर वो थोड़ी सी कंफ्यूज थी। हाजन उसको देखकर उसे कहता है तुम तो वही फॉक्स हो जो कि मुझे पहले मिली थी, आखिर तुम कब उठ गई? नहीं, मुझे ये जानना है कि आखिर तुम यहाँ पर कब से हो। साथ ही वो अपने मन में कहता है मैं जानता हूँ कि मैं स्पिरिचुअल बाम्बू की वजह से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, पर सच में मैं इसके यहाँ पर प्रेजेंस को सेंस कर ही नहीं पाया कि आखिर ये यहाँ पर कब आया है। पर वो फॉक्स धीरे धीरे करके उसके करीब आ रहा था और हाजन उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ से चले जाओ। पर वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और वो उससे कहता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। साथ ही वो अपने आप से ही कहता है कि हाजन अपने गार्ड डाउन मत करना, क्योंकि भले ही देखने में ये बहुत ज्यादा क्यूट और बहुत ज्यादा प्यारा है, पर इस बाम्बू फॉरेस्ट का एक बीस्ट है जो कि काफी ज्यादा अंदर है। पर मुझे इसके अंदर से किसी भी तरीके की ब्लड लस्ट महसूस नहीं हो रही है। क्या मुझे अभी भी इसको अलर्ट रहना चाहिए? और यहाँ पर मेरी हाइपर सेंसेशन भी कहती है कि ये पूरी तरह से ठीक है। ये बहुत ज्यादा छोटा है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये मेरे ऊपर किसी तरीके का अटैक करेगा, इसलिए चलो इसको खिलाने की कोशिश करते हैं। पर जैसे ही हाजन का हाथ उस फॉक्स के सिर के ऊपर जाता है, वो उसकी उंगलियां अपने मुंह के अंदर भर लेता है। ये देखने के बाद हाजन बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसने उसकी उंगलियां खा ली थी। ये फॉक्स सच में काफी ज्यादा क्यूट है। जिसके बाद हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाते हैं। डॉपिंग अपने सामने स्पिरिचुअल बाम्बू को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहता है कि तुम सच में उसे ले आए। हाजन भी उसे कहता है कि बिल्कुल, पर इसको काटना काफी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड है। और साथ ही वो उसे वहाँ पर ये भी बताता है कि मैंने अपने शॉर्ट ऑरा को भी इस्तेमाल किया था। हाजन ये जानने के बाद काफी सरप्राइज था और वो कहता है कि सच में ये कट काफी ज्यादा स्मूथ है।
सच में ये तो काफी ज्यादा कमाल का शॉट हो रहा था। साथ ही वो हाजिन से जलते हुए कहता है, अगर मेरे पास अभी तक की सबसे ज्यादा कमाल की शॉट भी होती तब भी मैं इसे इस तरीके से कभी भी नहीं काट पाता। जिसके बाद वो हाजिन से पूछता है कि आखिर इस फॉक्स का क्या है। हाजिन भी उस फॉक्स को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज था और हाजिन उसको देखकर कहता है, क्या तुम मुझे वहां से फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गए? सच में तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रेंज हो। और वो डॉपिंग को इसके बारे में बताता है कि मैंने इसे बाम्बू फॉरेस्ट में सोता हुआ देखा था और मैंने जब इसको पैट करने की कोशिश करी थी तो इसने लगभग मेरी उंगलियों को काट ही लिया था। पर जैसे वो अपने हाथ को देखता है तो ये देखकर सरप्राइज हो गया था, क्योंकि वो काट के निशान यानी उसने जो काटा था उसके निशान वो पूरी तरह से गायब हो गए थे। पर ये जानने के बाद कि उस फॉक्स ने हाजिन को काटा है, डॉपिंग काफी ज्यादा गुस्से के साथ उस फॉक्स से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने तुम्हारे दांत मेरे यंग लॉर्ड को फंसाने की कोशिश करी यानी गड़ाने की कोशिश करी। हाजिन उसको शांत करने की कोशिश करता है पर डॉपिंग उससे कहता है कि मैं इसे यहाँ पर ऐसे नहीं छोड़ सकता जब इसने आपको यहाँ पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी है। पर हाजिन उसे शांत करने के बाद उससे कहता है कि हमारा ध्यान इसके ऊपर होना चाहिए ना कि उसके ऊपर। जिसके बाद वो दोनों स्पिरिचुअल बाम्बू पर अपना फोकस करते हैं और हाजिन कहता है कि सच में ये बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए हम इसे अपने साथ वापस लेकर नहीं जा सकते, तो चलो इसको यहीं पर प्योर करते हैं। डॉपिंग भी उसे सपोर्ट करने के बारे में कहता है पर हाजिन वहाँ पर बैठकर अपनी बाउंड्रेस टेक्निक को एक्टिवेट करता है और डॉपिंग ये देखकर काफी सरप्राइज होते हुए कहता है कि ये टेक्निक जब भी मैं देखता हूँ तो सच में काफी ज्यादा अमेज्ड हो जाता हूँ। कुछ ही समय में आसपास की हवा पूरी तरह से क्लियर हो गई है और इसके अंदर की सारी इम्प्योरिटीज धीरे धीरे करके निकलती जा रही हैं। इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये किसी तरीके की यूनिक मार्शल आर्ट टेक्निक है, यानी इसका तो यही मतलब है कि इनका प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग है क्यू मार्शल आर्ट टेक्निक्स के अंदर। और जब भी मैं इनको इस तरीके से देखता हूँ तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी यंग मास्टर को देख रहा हूँ जो कि कोई 20 साल का लड़का है। इसको देख कर ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाला इंसान है जो कि कई सारे डिकेड से जी रहा है। हाजिन अपने बाउंडलेस टेक्निक को एक्टिवेट करता है और धीरे धीरे करके सारी प्योरिटीज को एक जगह पे इकट्ठा करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से वो स्पिरिचुअल बाम्बू की जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो सेंटर में इकट्ठा होना चालू हो जाती है और वो सारा का सारा बाम्बू जो कि स्टील की जितना मजबूत है धीरे धीरे करके राख के अंदर बदलने लगता है। उस बाम्बू की सारी प्योरिटीज धीरे धीरे करके सेंटर में आ रही थी और डॉपिंग ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो रहा था। और उसके बहुत देर तक ऐसा करने के बाद उसने पूरे स्पिरिचुअल क्यू को एक जगह पे इकट्ठा कर लिया था और ये हो जाने के बाद वो खुश होते हुए कहता है कि ये पूरा हुआ। और डॉपिंग भी उसके लिए काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि सच में आपने काफी ज्यादा अच्छा काम किया। पर हाजिर उससे कहता है कि सबसे पहले से तुम पियोगे। डॉपिंग ये सुनने के बाद उससे कहता है, आखिर मेरे जैसे किसी इंसान की ऐसी हिम्मत कैसे हो सकती कि मैं किसी ऐसी प्रीशियस चीज को पी सकूं। पर हाजिर उससे बोलता है कि इस तरीके से ट्रीट मत करो क्योंकि तुम शुरू से ही मेरे लिए काफी ज्यादा हम्बल थे। पर डॉपिंग फिर भी उससे कहता है कि ये चीज काफी ज्यादा डिफरेंट है क्योंकि मुझे ये हक नहीं है, केवल आप ही ऐसे हैं जो इसे पी सकते हैं और वैसे भी इसे आपने मेरे बिना किसी मदद के पाया है। पर हाजिर फिर से उससे कहता है कि तुम शुरू से ही मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छे थे और हम दोनों के बीच में एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट हुआ है, इसलिए इतना ज्यादा कोल्ड मत हो और जल्दी से उसे पी लो। वैसे भी तुमने मेरी जिंदगी कई बार बचाई है इसलिए तुम इसे डिजर्व करते हो। और सच बताऊं तो मुझे ये भी थोड़ा सा बुरा लग रहा है पर मैं इसे तुम्हें पूरा नहीं दे सकता, इसलिए मैं केवल तुम्हें आधा दूंगा और तुम्हें मेरी वजह से एक ऐसी जगह पर रहना पड़ रहा है। सच में तुम मेरी वजह से काफी ज्यादा हार्ड वर्क करते हो, मैं इस चीज को मानता हूँ। अब ये जानने के बाद डॉपिंग फिर से इमोशनल हो जाता है और रोते हुए कहता है कि मैं आपकी हमेशा रक्षा करूंगा, मैं तब तक आपकी रक्षा करूंगा जब तक मेरी ड्यूटी का आखिरी दिन खत्म क्यों नहीं हो जाता। आप तक मैं ऐसा कोई भी खतरा नहीं आने दूंगा। अगर कोई भी ऐसा खतरा आता है तो उसे सबसे पहले मेरी बॉडी को खत्म करना होगा, यानी सबसे पहले उसे मेरा सामना करना होगा, उसके बाद ही वो आप तक पहुंच सकता है। पर हाजिन फिर से उसे रोकते हुए कहता है कि प्लीज शांत हो जाओ और जल्दी से उसे पी लो। पर डॉपिंग फिर से और भी ज्यादा चिल्लाते हुए कहता है कि मैं अपनी आखिरी ड्यूटी के खत्म हो जाने के बाद भी ये चीज कभी भी नहीं भूलूंगा कि आपने मेरे ऊपर ग्रेट फेवर किया था। मैं अपनी मौत के आखिरी दिन तक भी इस चीज को याद रखूंगा। मैं डॉपिंग यहाँ से जाने के बाद कोर्ट ऑफ एल्डर्स के अंदर जाऊंगा पर उसके बाद ही मेरे दिल में हमेशा ये चीज रहेगी। पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले हाजिर इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और वो उस बाम्बू को उठाकर डॉपिंग को वो पिलाते हुए कहता है, अब पागलों की तरह बातें करना बंद करो, जल्दी से इसे पी लो। और फिर उसे आधे ज्यादा पिला देने के बाद वो उसे कहता है, जल्दी से इसे पी लो, इसको पीने के बाद मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा एडम एप्पल यहाँ से हिले। पर वहीं उन्हें किसी की चलने की आवाज आती है और हाजिर ये सेंस करने के बाद थोड़ा सा घबरा जाता है, ऐसा लग रहा है कि कोई हमारी तरफ ही आ रहा है। डॉपिंग इतना सारा पानी पीने के बाद खांसते हुए कहता है, क्या? तो हाजिर उससे कहता है कि मुझे नहीं पता पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ हो रहा है। डॉपिंग भी अब इस चीज को सेंस करने लगा था और वो कहता है कि आखिर क्या हो रहा है। पर हाजिर चिल्लाते हुए कहता है, अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे क्यों कहता। पर अब डॉपिंग कहता है, बाम्बू फॉरेस्ट के जितने भी बीस्ट है वो सभी हमारी तरफ ही बढ़ रहे हैं और हमें उनके सामने बहुत सारे बीस्ट को दिखाते हैं जो कि उनके सामने खड़े हुए थे। ये देखकर हाजिर जल्दी से वो स्पिरिचुअल क्यू को पीते हुए कहता है कि सबसे पहले मुझे इसे खत्म करने दो। और इसे खत्म करने के बाद वो डॉपिंग से कहता है, क्या तुम्हें इस पूरी जगह का लेआउट याद है?
वो उसे कहता है कि बिल्कुल। हाजिन ये जानने के बाद खुश होते हुए कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा कमाल का इंसान है, तो चलो यहाँ से चलते हैं। पर तभी हाजिन का ध्यान बड़े आराम से नीचे सो रही उस फॉक्स के ऊपर जाता है और ये देखकर वो काफी सरप्राइज होते हुए कहता है कि ये यहाँ पर एक ऐसी क्योटिक माहौल के अंदर भी बड़े आराम से सो रहा है और मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि ये यहाँ पर मेरा पीछा करते हुए इस जगह तक आ गया था। इसलिए वो उसे पूंछ से उचकाकर डाउपिंग की गोदी में डाल देता है और कहता है कि इसे पकड़ो और इसे जल्दी से अपने साथ लेकर यहाँ से निकल जाओ। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी चोट लगे, मैं यहाँ पे लोगों को रोकता हूँ। डाउपिंग उसे रोकने की कोशिश करता है, पर हाजिन अपने ऑरा को बाहर निकालते हुए कहता है, चलो आ जाओ बास्टर्ड, मैं भी देखता हूँ कि तुम में से कौन है कि जो यहाँ से बचकर जा पाएगा। पर साथ ही डाउपिंग उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि यंग लॉर्ड, सबसे पहले आप यहाँ से जाइए, मैं इनका यहाँ पर सामना करता हूँ, उनको रोकने की कोशिश करता हूँ। पर हाजिर उससे कहता है कि प्लीज जल्दी से यहाँ से चले जाओ, जब भी मैं कुछ कहूँ तो मेरी सुना करो। और ये कहते हुए वो डाउपिंग के ऊपर एक स्पिरिचुअल पंच से अटैक करता है और इसकी वजह से वो दोनों ही बहुत दूर चले जाते हैं। डाउपिंग ये देखकर हाजिन को आवाज देता है, पर साथ ही वो अपने मन में कहता है, सच में बहुत ज्यादा पावरफुल फिस्ट ऑरा है, सच में एक कमाल का मार्शल आर्ट है। सच में वो हाजिन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है। और साथ ही वो पीछे की तरफ देखते हुए हाजिन से कहता है कि अपने पीछे देखिए, क्योंकि वहाँ से असुरा लोटस आपके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। ये जानते ही जैसे ही हाजिन पीछे की तरफ देखता है, वो अपनी तलवार को निकालकर अपने स्वॉर्ड ऑरा के साथ अपने एक स्ट्राइक के साथ उसके गलों को काट देता है। और उसने यहाँ पर हेवनली स्ट्रिप ट्रिपल स्लैश का इस्तेमाल किया था। उसने अपने एक ही अटैक के साथ उस बड़े से मुर्गे को यहाँ पर चीर दिया था, जिसको मारने के लिए उसे बहुत ज्यादा पहले मेहनत लगा करती थी। वो अपने मन में कहता है कि मेरे असैसिन किंग के अल्टीमेट टेक्निक्स को, जिनको मैं अभी तक अपने पास छुपा कर रखे हुए था, क्योंकि मैं उन्हें अपने डिमोनिक आर्ट के साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकता था, अब मेरे पास ऐसा कोई भी समय नहीं है कि मैं उन्हें अपने पास छुपा कर रखूं। इसलिए अब समय आ गया है कि मुझे उन सबको इस्तेमाल करना होगा। जिसके बाद हमें डीमन लॉर्ड का सीन दिखाते हैं, जो कि डिमोनिक जजमेंट पवेलियन के अंदर बैठकर बड़े ही आराम से सामने की तरफ देख रहे थे। पर उनके दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर जैकल बाहर क्यों आ गया है। जैकल बाम्बू फॉरेस्ट का ओनर है, पर डीमन लॉर्ड के दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो बाहर आया है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपने सामने बाम्बू फॉरेस्ट को समन कर लेता है और उसके ऐसा करते ही पूरा पूरा बाम्बू फॉरेस्ट उसके सामने आ गया था। वो अपने सामने देखते हुए कहता है कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। पर वहीं उसे अपने सामने थर्ड यानी हाजिन दिखता है, जिसको देखकर वो समझ गया था। डीमन लॉर्ड कहता है कि अब मैं समझ गया हूँ कि आखिर क्या रीजन हो सकता है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। हाजिन के क्यू ब्लॉकेज से सर्वाइव करने के बाद ये पूरी तरह से बदल चुका है। ये पहले से बहुत ज्यादा प्रिसाइज हो गया है और इसको देख के ऐसा लगता है कि ये कम्प्लीटली एक डिफरेंट पर्सन है। मैंने डेमोनिक जजमेंट पवेलियन के अंदर थर्ड की जो एसेंस देखी थी वो थी डेथ। जिसके बाद फिर से हमें हाजिन का सीन दिखाते हैं, जो कि रेगुलर मॉन्स्टर्स को मारता जा रहा था और वो कहता है कि कोई भी मेरे सामने आएगा तो आज उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। चलो देखते हैं कि आज कौन कौन आ रहा है। और डीमन लॉर्ड ये देखकर उसे कहता है, लगता है कि थर्ड धीरे धीरे करके अंडरवर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है। और वो ये देखकर खुश होते हुए कहता है कि ये मुझे सच में काफी ज्यादा अच्छा लगा कि मैंने उसे डीमोनिक जजमेंट पवेलियन के अंदर बुलाया। और साथ ही वो जैकल से भी इसके बारे में पूछता है कि आखिर तुमने थर्ड के अंदर ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से तुम आज उसके साथ हो। जिसके बाद फिर से सीन हाजिन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जिसके सामने एक बहुत ज्यादा बड़ा लेपर्ड आकर खड़ा हो गया था। सच में ये देखने में बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। हाजिन भी उसको देखकर कहता है, तुम सबसे काफी ज्यादा बड़े हो, क्या तुम बाम्बू ग्लोव के किसी तरीके के लीडर हो या कुछ और। तभी वो लेपर्ड अपने पंजे के साथ उसके ऊपर एक अटैक कर देता है, पर हाजिन सही समय पर आसमान में जंप करके उस अटैक से बच जाता है। हाजिन ये देखकर अपने मन में कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे हेलो कह रहा हूँ और तुम मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो। पर साथ ही वो कहता है कि ये बहुत ज्यादा फास्ट है, अब मैं सच में इस बेकार से फॉरेस्ट से नफरत करने लगा हूँ। और ये कहकर वो एक बाम्बू के ऊपर खड़ा हो गया था और जैसे वो लेपर्ड उसके ऊपर अटैक करता है, वो कहता है कि ये फॉलो करेगा। जिसके बाद वो अपने एक फुट स्टेप ग्रास होपर एलेक्ट्रेशन का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और वो उससे कहता है कि मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। पर इस अटैक की वजह से उस लेपर्ड का एक दांत भी टूट गया था। सच में ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है। इसकी वजह से वो लेपर्ड काफी दूर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से वहाँ पर धुआं धुआं हो गया था। हाजिन वहाँ पर खड़ा होने के बाद कहता है, अगर मैंने डेमोनिक आर्ट को मैंने एक सिंपल फुट स्टेप ग्रास ऑफ एक्सेलरेशन के साथ इसे मर्ज करने की कोशिश करी तो इसकी वजह सच में काफी कमाल का अटैक बन गया। पर मैं इसकी वजह से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। मैंने सोचा था कि तुम बाम्बू फॉरेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक हो, इसलिए नाटक करना बंद करो और जल्दी से बाहर आओ, क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। और तभी वो लेपर्ड और भी ज्यादा गुस्से के साथ बाहर आ गया था। उसके इंटेंट लुक की वजह से हाजिन काफी डरते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल इसी तरीके से। पर उसकी स्पीड अब पहले से और भी ज्यादा बढ़ गई थी। ये देखकर हाजिन सरप्राइज हो गया था और उसका अटैक इस बार पूरी तरह से परफेक्ट लगता है। इस अटैक की वजह से हाजिन काफी घायल होकर काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी धुआं धुआं हो गया था और अब वहाँ पर और भी कई सारे लेपर्ड्स आने चालू हो गए थे।
हाजन काफी दूर जाकर गिर गया था, जिसकी वजह से फॉरेस्ट की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी। पर जैसे जैसे वो खांस कर उठना चालू करता है, वो अपने डिमोनिक ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम्हारे जरूर से ज्यादा बड़ी बिल्लियों की तो ऐसी की तैसी, कि तुम सच में यहाँ पर मरना चाहती हो। और ये कहते हुए उसकी आंखें जो चमक रही थीं, सच में ये काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। हाजन अब काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और जैसे वो लेपर्ड्स फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, हाजन अपने कपड़ों को फाड़ते हुए अपने मन में सोचता है कि वो अटैक सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। अगर मान लो कि एक और ऐसा अटैक मुझे फिर से लगा तो मैं किंग यांग को अंडरवर्ल्ड में मिलने के लिए चला जाऊंगा। और वो क्रेजी लुक के साथ उस मॉन्स्टर से कहता है, यहाँ पर आने के बाद से हर एक बीस्ट को मैंने टेस्ट कर लिया है, केवल एक को छोड़कर। तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ भी वही सेम नहीं करूंगा जो कि मैंने बाकियों के साथ किया है? और साथ ही वो अपनी एनर्जी को महसूस करते हुए कहता है, ये मेरे डेमोनिक आर्ट की एनर्जी पहले से थोड़ी सी डिफरेंट है। शायद ये स्पिरिचुअल बैम्बू के स्पिरिचुअल क्यू की वजह से हो रहा है और अभी तक वो स्पिरिचुअल क्यू पूरी तरह से डेमोनिक एनर्जी के अंदर नहीं बदला है। ये स्पिरिचुअल क्यू का फोर्स डेमोनिक एनर्जी को कमजोर कर रहा है, जिसकी वजह से मेरे डेमोनिक आर्ट भी थोड़ा सा कमजोर हो चुका है। पर उसके सामने के वो लेपर्ड्स काफी ज्यादा गुस्से में उसके ऊपर रोर कर रहे थे। वो ये देखकर सोचता है कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग लगातार आते जा रहे हैं और अब मेरे पास ट्रिब्यूट एल्यूमिनेशन हब नहीं बची है, इसकी वजह से अपने स्टेल्थ आर्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकता। और फिर अचानक से उसके पीछे से भी कई सारे लेपर्ड्स आकर उसके ऊपर अटैक करते हैं और एक लेपर्ड के अटैक ने उसकी पीठ को पूरी तरह से छील दिया था। ये देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज था और ये घाव उसे काफी ज्यादा दर्द दे रहा था। वो कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि मेरे पीछे से भी कोई आ सकता है, पर यहाँ पर ये सभी बिना किसी रीजन के मेरे ऊपर ही अटैक कर रहे हैं और ये सभी बीस्ट ऐसा पीक मास्टर की जितने ही पावरफुल है और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मैं जल्दी ही मारा जाऊंगा। और वो लेपर्ड रेगुलर उसके ऊपर अटैक किए जा रहे थे और वो कहता है कि ये सब मुझे सोचने तक का समय नहीं दे रहे। पर हाजन भी इतना ज्यादा कमजोर नहीं है कि वो इतने आसानी से उनको डॉज कर उनके ऊपर अटैक न कर सके। वो भी पे बैक जरूर करता है और वो रेगुलर आगे पीछे सभी जगह के लेपर्ड्स को मारने में लगा हुआ था। इसकी वजह से कईयों की हालत तो खराब हो गई थी, पर वो ये देखकर कहता है कि मैं इस तरीके से जब तक ये लोग यहाँ पर पूरी तरह से हार नहीं जाते, मैं उनको इस तरीके से पंच नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर एक एक करके इनसे अगर फाइट करता हूँ तो ये फाइट रेगुलर ही चलती रहेगी। पर वो देखता है कि उनकी संख्या धीरे धीरे करके और भी ज्यादा बढ़ गई थी और अगर इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा तो वो धीरे धीरे करके सच में यहाँ पर मारा जाने वाला था। इसलिए वो कहता है कि अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं बची है। ये पूरी तरह से बेकार है कि अगर मैं उनसे अलग अलग फाइट करता हूँ, मुझे इन सभी को एक साथ हराना होगा, जिसके बाद ही मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। अगर मेरा डेमोनिक आर्ट कमजोर है तो बस मुझे मेरी सारी डेमोनिक एनर्जी को बढ़ाना होगा, जिससे मैं इसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर कर सकूं। और ये कहने के बाद वो अपने डेमोनिक ऑरा को बाहर निकालते हुए कहता है कि मुझे इन सभी को एक साथ तबाह करना होगा। जिसके बाद वो अपने एक अटैक एक्सप्लोजन माउंटेन ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है और जमीन पर एक जोरदार मुक्का दे मारता है, जिसकी वजह से निकलने वाली एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो अपने आसपास के जितने भी बीस्ट होते हैं उन सभी को काफी ज्यादा दूर धकेल देती है और इसकी वजह से वो सभी बहुत ज्यादा घायल हो गए थे। और ये अटैक की वेव पूरे फॉरेस्ट के अंदर जाती है और हमें फॉरेस्ट के बाहर का भी सीन दिखाते हैं जहाँ पर डाओपिंग बाहर आ गया था और वो काफी ज्यादा थका भी हुआ था, पर वो ये देखकर कहता है कि आखिरकार मैं बाहर आ गया हूँ। पर तभी वो भी इस वेव को सेंस करते हुए कहता है कि पूरा का पूरा जंगल हिल रहा है, जरूर ये सब यंग लॉर्ड की वजह से ही हुआ होगा। आखिर अंदर क्या हो रहा है? वो इसकी वजह से थोड़ा सा परेशान भी था, पर वो क्यूट फॉक्स बिना किसी रिएक्शन के साथ सामने की तरफ देख रही थी। इसकी नजरों को देख के ऐसा लगता है कि वो अभी भी हाजन को देख पा रही है। जिसके बाद सीन फिर से हमें बाम्बू ग्लोब के अंदर का दिखाते हैं, जहाँ पर हाजन आगे बढ़ते हुए कहता है कि आखिर कौन सा रास्ता था जिस जगह से मैं आया था। ये पूरी तरह से क्लियर है कि वो डायरेक्शन जहाँ से मैं आया था मैं उसे भूल चुका हूँ और मेरी स्पीड भी सच में काफी ज्यादा स्लो है। एक स्ट्रॉन्ग डेमोनिक आर्ट को इस्तेमाल करने के बाद से मेरे पैर मुझे ऐसा महसूस हो रहे हैं जैसे उसके अंदर बहुत ज्यादा वजन बांध दिया गया हो। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा, उससे पहले कि मैं फिर से किसी बीस्ट के सामने आ जाऊं। पर वहीं वो एक बाम्बू को टच करते हुए कहता है कि इस बाम्बू के अंदर जरा सा ही मॉइस्चर नहीं है और वो सामने का सीन देखते हुए कहता है कि सारे के सारे बाम्बू बिल्कुल इसी की तरह है और ये सेंट भी बिल्कुल वैसी है जब बाम्बू ग्लोब की डेप्थ के अंदर मैंने एंटर किया था। यानी डेफिनेटली बीस्ट की वो लाशें आसपास ही जरूर पड़ी होंगी। ये वो रास्ता नहीं है जहाँ से मैं आया था। और हम उसके पीछे सरेंडर सरपेंट को दिखाते हैं और जैसे ही हाजन का ध्यान जब तक उसके ऊपर जाता है वो सरपेंट उसके ऊपर अटैक कर चुका था। ये देखकर जल्दी से वो अपनी तलवार के साथ उसके मुंह को रोकता है और कहता है ये तो वही सरपेंट है जिसको मैंने पहले देखा था। पर सरपेंट ने अपनी दोनों पूंछों के साथ उसके हाथों को वहां पर बहुत बुरी तरीके से जकड़ लिया था, जिसकी वजह से उसकी ग्रिप उसकी तलवार से भी छूटने लगी थी। ये देखकर हाजन भी कहता है इसी तरीके से चलता रहा तो ये तो मेरे हाथों को पूरी तरह से तोड़ देगा। ये देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि सरपेंट के जहर की वजह से उसकी तलवार अचानक से पूरी तरह से सड़ने लगी थी
और थोड़ी देर बाद ये सरपेंट उस तलवार को बीच में से काट देता है। और हाजन की ये देखने के बाद जान हलाक में आ गई थी, क्योंकि इसके बाद अब उसके पास कोई भी ऐसा चारा नहीं बचा था जिसकी वजह से वो अपने आप को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सके। और ये देखकर हाजन अब ये भी समझ गया था कि सरपेंट के जहर के अंदर एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये हर एक चीज को पूरी तरह से मार देती है, और इसी की वजह से ये आसपास के बाम्बूस भी पूरी तरह से मर चुके हैं। और यही वजह है कि ये सरपेंट मार्जिंग से भी स्ट्रॉन्गर है। सरपेंट ने हाजन को जमीन पर गिरा लिया था, जिसकी वजह से उसका बैलेंस उसके कंट्रोल में नहीं था। ये देखकर हाजन बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि अब ये सरपेंट उसे आसानी से मार सकता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डरते हुए कहता है कि मॉन्स्टरियस वॉर्म, मुझसे दूर हो जाओ। मेरे दोनों हाथ यहाँ पर इसकी वजह से बंधे हुए हैं, और अगर मैंने कुछ भी अभी नहीं किया तो जरूर मेरी यहाँ पर मौत हो जाएगी। और जैसे ही वो सरपेंट अपना बड़ा सा मुंह खोलकर अपने बड़े बड़े दांत उसके शरीर में धसाता, पर तभी पीछे से एक तलवार आकर उसके माथे को चीर देती है। हाजन ये देखने के बाद पूरी तरह से सन्न हो गया था, और तभी डाओपिंग वहाँ पर आकर हाजन से कहता है कि यंग लॉर्ड, क्या आप ठीक है? वो डाओपिंग को देखकर थोड़ा सा शांत हो जाता है, और यहाँ पर डाओपिंग ने हाजन की जान बचा ली थी। इस सरपेंट को मारने के बाद डाओपिंग उसे दूर फेंक देता है, और वो हाजन से कहता है, मैं ये देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ कि आपको किसी भी तरीके की कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई है, इसलिए चलिए उठ जाइए और हम लोग चलते हैं। पर हाजन उसको देखकर उससे कहता है, क्या तुम्हें ये देख ऐसा लगता है कि मेरी हालत ठीक है? तुम्हारी तलवार ने लगभग मुझे यहाँ पर अभी मार ही डाला था। सच में मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ से बाहर ही रहना। पर डाओपिंग हाजन को उठाते हुए कहता है कि अगर मेरे यंग लॉर्ड यहाँ पर हैं, तो एक गार्ड होने के नाते मैं उन्हें पीछे कैसे छोड़ सकता हूँ, इसलिए अब चलो चलते हैं, हमको यहाँ से जल्दी से बाहर भी निकलना है। पर तभी अचानक से वो पूरा जंगल फिर से हिलना चालू हो जाता है, और थोड़ा ये कंपन पहले से और भी ज्यादा पावरफुल थी। डाओपिंग ये देखकर काफी सरप्राइज था, पर हाजन ये देखकर उसे कहता है, ये लोग मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा फास्ट है। और अचानक से वहाँ पर बहुत सारे बीस्ट आ चुके थे, जो कि हाजन की वजह से काफी ज्यादा घायल थे। और ये देखकर वो हैरान होते हुए कहता है कि ये तो मेरी उम्मीद से जरूर से ज्यादा है। जिसके बाद वो डाओपिंग से इसके बारे में पूछता है कि आखिर एग्जिट यहाँ से कितनी दूर हो सकता है, तो वो उसे बताता है कि लगभग 2 किलोमीटर। हाजन ये जानने के बाद अपने मन में कहता है, अगर मैं यहाँ से भागने की भी कोशिश करूँ तब भी ये यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, और हम लोग श्योरली वहाँ पर पकड़े जाएंगे, इसलिए मुझे यहाँ पर सारी चीजों को खत्म करना ही होगा। डाओपिंग हाजन से कहता है, आप मेरे पीछे हो जाइए, जब तक मैं आपके लिए समय निकालता हूँ आप जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाइए। पर वो डाओपिंग से कहता है कि फालतू बकवास करना बंद करो, और अब हम लोग यहाँ पर लड़ने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों को इस जगह पर ये सब खत्म करना होगा। क्योंकि अगर हम लोगों में से एक यहाँ पर रहकर किसी के लिए समय निकालता है, तब भी यहाँ पर इतने ज्यादा है कि हम किसी को यहाँ पर नहीं रोक सकते। और फिर वो बीस्ट फिर से उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, और हाजन भी ये देखकर अपनी डिमोनिक एनर्जी को बाहर निकालते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर तुम सभी को मार डालूंगा, या फिर यहाँ पर खुद ही मर जाऊंगा। और फिर हाजन की उन बीस्ट से फाइट स्टार्ट हो जाती है। आखिर अचानक से क्यों मुझे उसके आखिरी वर्ड क्यों याद आ रहे हैं? हाजन, क्या तुम जिंदगी के बारे में कुछ जानते हो? हाजन उन बीस्ट को मारते हुए कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। पर हाजन सभी बीस्ट से लड़ते हुए कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, पर मैंने अपनी सारी जिंदगी किसी और के लिए एक हथियार की तरह बिता दी, इसलिए मैं सच में पागलों की तरह जीना चाहता हूँ। मैं एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता हूँ। इसी वजह से मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना था कि जिसे किसी की भी इतनी हिम्मत ना हो कि वो मुझे टच कर सके, और इस बार मैं अपनी जिंदगी को फ्रीली जीऊंगा। और ये कहते हुए हाजन और डाओपिंग दोनों ही मिलकर कई सारे बीस्ट को मार चुके थे। सच में फाइट काफी ज्यादा इंटेंस है। पर तभी हाजन का ध्यान पीछे की तरफ जाता है कि एक बड़े से लेपर्ड ने उसके ऊपर पीछे से अटैक करके उसके हाथ को घायल कर दिया था। इसकी वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है, पर जब तक वो अपने आप को संभालता है तब तक वो लेपर्ड फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आने लगा था। ये देखकर हाजन गुस्से के साथ उससे कहता है, क्या तुम फिर से मुझ पर वहीं अटैक करना चाहते हो जहाँ पर तुमने मुझे पहले अटैक किया था? लगता है कि तुम्हें एक और मौका खाने की जरूरत है, जिसके बाद तुम अपने सेंसेस के अंदर वापस आ जाओगे। मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता। और ये कहने के बाद वो अपने फिर से डिमोनिक ऑरा को निकालते हुए उस बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था। और जैसे वो बीस्ट उसके ऊपर अटैक करता है, वो फिर से अपने एक्सप्लोसिव माउंटेन ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, सीधे उस बीस्ट की बॉडी के ऊपर करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर छेद हो गया था। और इस अटैक की वेव इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उस बीस्ट के ऊपर की जितनी भी खाल होती है वो सब भी उसकी हड्डियों के ऊपर से उतर गई थी। वहाँ पे एक बहुत ज्यादा बड़ा गड्ढा बन गया था, और उस बीस्ट के वापस छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे। डाओपिंग उसके पास आकर उसे पूछता है कि आपकी हालत ठीक है, पर वो लंबी से सांस लेते हुए कहता है, मैं तो अब सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर लेकर यहाँ से जा सकते हो? पर डाओपिंग सामने की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। ये देखकर हाजन थोड़ा सा कंफ्यूज था, पर जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर और भी कई सारे बीस्ट सामने आ गए थे। डाओपिंग ये देखकर कहता है कि सच में इस समय यहाँ पर बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स है, आपको जितना ज्यादा जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। पर वहाँ पर अब 3 आइड लेपर्ड भी आ गया था, जो कि इन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल है।
उसकी प्रेजेंस ही हाजन को बहुत ज्यादा डरा देती है। पर वहीं हमें क्यूट फॉक्स का भी सीन दिखाते हैं जो धीरे धीरे उस बाम्बू फॉरेस्ट के अंदर बढ़ रही थी। पर वहाँ हाजन उस प्रेजेंस को महसूस करने के बाद उसे वो सब याद आता है जब उसकी पिछली लाइफ में मौत हो गई थी, किस तरीके से डीमन क्वीन ने उसके हाथों को काट दिया था और किस तरीके से उसने उसको मार दिया था। इस चीज को याद करते हुए वो कहता है कि मैं एक हॉरिबल डेथ के बाद आखिरकार फिर से जिंदा हुआ था और मुझे ऐसा लगता है कि ये जिंदगी भी इसी तरीके से खत्म हो जाएगी। डाओपिंग उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है कि यंग मास्टर, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, आप उस डायरेक्शन में भाग जाओ जिस डायरेक्शन से मैं आया था। मैं इनको रोकने की कोशिश करता हूँ। पर वो 3 आइड लेपर्ड उनके ऊपर बहुत जोर जोर से गुर्रा रहा था। पर अगले पल में जैसे ही वो अपने सामने देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। ऐसा लगता है कि उसने यहाँ पर किसी और भी ज्यादा पावरफुल चीज को देख लिया है। पर वहाँ पर वही क्यूट सी फॉक्स आ जाती है जिसकी आंखें रेनबोस की तरह चमक रही थी। सभी बीस्ट उसको देखने के बाद सच में बहुत ज्यादा डर गए थे और वो दोनों भी ये देखकर काफी सरप्राइज थे। हाजन उसको देखकर उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पर तभी वो बीस्ट यानी हमारी छोटी सी क्यूट फॉक्स अपनी आंखों के अंदर से लाइटनिंग शो करती है और ये लाइटनिंग आसमान को छूती है और इसकी वजह से वहाँ पे एक लाइटनिंग स्ट्राइक लगती है जिसकी वजह से वहाँ पर रेनबोस की तरह लाइट चमकते हुए एक बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। और इस ब्लास्ट के हो जाने के बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सुबह हो गई है और हमारी क्यूट फॉक्स हमारे हीरो को चाट रही है। ऐसा लगता है कि वो उसे उठाने की कोशिश कर रही है या फिर बस वो उसे लिक कर रही है, समझ में नहीं आ रहा। पर थोड़ी देर में हाजन को होश आ गया था और वो अपनी आंखों के सामने क्यूट फॉक्स को देखता है। ये देखकर वो उठते हुए कहता है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ, क्या मैं फिर से मर गया। पर लगता है कि मेरी बॉडी बहुत ज्यादा दर्द कर रही है, इसका मतलब मैं अभी भी जिंदा हूँ। पर साथ ही वो उस क्यूट फॉक्स को देखते हुए कहता है कि आखिर तुम क्या हो। तभी अचानक वो उसकी गोदी में आकर बैठ गया था। ये देखकर वो डरते हुए कहता है कि जल्दी से मेरे ऊपर से उतरो, क्या तुम फिर से मुझे खाने वाले हो। ये सोच कर वो बहुत ज्यादा डर रहा था, इसलिए वो उससे कहता है कि उतर जाओ। वो डाओपिंग को आवाज देते हुए कहता है कि प्लीज यहाँ पर आकर कुछ करो। पर डाओपिंग वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है, इसलिए वो चिल्लाते हुए कहता है कि स्क्वाड कार्ड जल्दी से उठो और यहाँ पर आकर कुछ करो। वैसे इस क्यूट फॉक्स का नाम हमें पहले से पता है, इसलिए मैं इसे इसके नाम से ही बुलाऊंगा जिससे इसको समझाना काफी ज्यादा आसान हो। इस क्यूट से गोल्डन फॉक्स का नाम गोल्डी है, तो मैं इसे आगे से गोल्डी ही बोलूंगा जब तक ये इसका नाम नहीं रख देता। उसके बाद तो वैसे ही गोल्डी बोलना है। और ये सब खत्म हो जाने के बाद हमें हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट का एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर डीमन लॉर्ड के पैलेस के अंदर एक मीटिंग रखी गई थी। वहाँ पर ऐसे कई सारे बड़े बड़े लोग आए हुए थे जिनके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और यहाँ पर वो सभी लोग भी हैं जो आगे जाकर मेन इवेंट में काम करने वाले हैं। और साथ ही यहाँ पर वो 6 भाई बहन भी हैं जो कि हमारे हाजन के 6 भाई बहन हैं। डीमन लॉर्ड यहाँ पर मीटिंग को स्टार्ट करता है और मोडाम पूछता है कि आगे आने वाले फेस्टिवल्स में आपने 57,000 येन मांगे हैं और ये पिछली बार से 12,000 येन ज्यादा हैं। पर इस बार की स्पेशल स्ट्राइक फोर्स आउट ऑफ ड्यूटी है, तो ये तो पहले से कम होना चाहिए था। मैं ये देखकर काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर एक्सपेंसेस पहले से काफी ज्यादा इंक्रीजेस क्यों है, यानी पहले से काफी ज्यादा क्यों बढ़े हुए हैं। इसलिए वो इसकी एक्सप्लेनेशन इंटरनल एनलाइटमेंट फैकल्टी मास्टर से मांगता है। तो इंटरनल फैकल्टी मास्टर सो योन सिम आगे आते हुए कहती है कि मैं आपको ये समझाती हूँ। ये चीज कंफर्म है कि डीमन कल्ट की 7 बड़ी फैमिलीज में से 4 बड़ी फैमिलीज इस फेस्टिवल को ज्वाइन करने वाली हैं, जिसमें डीमन सॉर्ड फैमिली एज अ की मेंबर यहाँ पर होगी। और डीमन कल्ट की 7 फैमिली एक रिन्यूड फैमिली है जो कि इस सेक्ट को 100 सालों से भी ज्यादा प्रोटेक्ट कर रही है। तो मुझे इस चीज के ऊपर पूरा यकीन है कि इस कल्ट की डिग्निटी के लिए हमें उसे इस चीज से ऑनर करना चाहिए। पर मोडाम उससे कहता है कि कल्ट की डिग्निटी को प्रूव करने के लिए हिस्ट्री होनी चाहिए। पर ये चीज सबको पता है कि 4,000 ईयर से कौन यहाँ पे प्रूव कर रहा है। और अगर सभी फैमिलीज के हेड इस चीज को अटेंड करते हैं तो ये चीज उनके लिए ऑनर होगी कि वो 6 हेवनली स्पिरिट जो कि डीमन गॉड खुद के हाथों से बनाते हैं वो उन्हें देंगे। और इसके अलावा कल्ट की डिग्निटी और ग्लोरी डीमन लॉर्ड से है, ना कि पैसे से। वो इस चीज से एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। इसलिए कुछ भी हो मैं इस चीज का आदेश देता हूँ कि सभी एक्सपेंसेस को काफी कम किया जाए। योनसेम ये सुनने के बाद उससे कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई हूँ, इसलिए मैं आपसे माफी मांगते हुए कल दोपहर तक एक न्यू प्रपोजल और अपनी अपॉलॉजी भी दे दूंगी। और इस सब के बाद मोडेम डीमन लॉर्ड को बताता है कि इतना ही सब इंटरनल और एक्सटर्नल डिमोनिक हेड की प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर था। जिसके बाद वो कहता है कि फर्स्ट अभी तक अपनी ट्रेनिंग से वापस नहीं आया। मोडेम उसे बताता है कि वो अभी 3rd गार्डियन डीमन हॉल से बाहर आने में उसे समय लगेगा। ये सुनकर वो उससे कहता है ठीक है। जिसके बाद वो सेकंड को बाहर बुलाता है। ये डीमन लॉर्ड का सेकंड सन और सेकंड डिसाइपल है, जांग प्योंग। डीमन लॉर्ड उससे पूछते हैं क्या तुम फिर से अपनी ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हो। तो सेकंड यंग लॉर्ड उससे कहता है मार्शल आर्ट पहले मेरी हर दिन की जिंदगी के अंदर पूरी तरह से जुड़ चुकी है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से बेकार होगा कि मैं फिर से क्लोज डोर ट्रेनिंग को चालू कर दूं। जब तक समय नहीं आ जाता मैं आउटडोर के लिए एक और चांस मांगता हूँ। मुझे अभी काफी टाइम लगेगा।
ये सुनने के बाद एल्डर्स आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि सब अपने मार्शल आर्ट स्किल्स के ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है और ये डीमन लॉर्ड के सामने इस तरीके से बात कर रहा है, सच में ये काफी ज्यादा बोल्ड हो चुका है। पर डीमन लॉर्ड उससे कहते हैं उसे कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है, जिसे पता है कि वो आखिर कहाँ पर खड़ा है, इसलिए जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। पर ये जानने के बाद एल्डर्स और भी ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि जो कि मार्शल आर्ट को जज करने के लिए बहुत ज्यादा हार्श होता है, उसकी तरफ से तो ये एक बहुत ज्यादा बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और तब फर्स्ट यंग लॉर्ड जो कि अपनी ट्रेनिंग के अंदर है और सेकंड यंग लॉर्ड यहाँ पर सबसे ज्यादा बेस्ट कंसिडरेशन है। ये सुनने के बाद जियान पांग उनका शुक्रिया करता है, जिसके बाद फोर्थ को बाहर बुलाया जाता है। डीमन लॉर्ड इमून को देखकर उससे कहते हैं तुम कुछ दिनों में थोड़े से अलग लगने लगे हो, ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। इमून इसके लिए उनका शुक्रिया करता है, पर वो कहते हैं कि अभी भी तुम काफी ज्यादा लेट हो। अगर तुम यहाँ पर दूसरों को ओवर पावर्ड करना चाहते हो तो तुम्हें ट्रेनिंग के लिए अपने आप को पूरी तरह से झोंकना होगा और अब और भी ज्यादा करना होगा। भले सब कुछ अचीव करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। ये सुन इमून उनसे कहता है कि ठीक है, मैं इस चीज को याद रखूंगा। पर डीमन लॉर्ड काफी गुस्से के साथ उससे कहते हैं कि अपने आप को पूरी तरह से डिवोटेड कर दो। ये सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है कि अपने आप को शांत रखो। मास्टर हमेशा मुझसे कहते हैं कि अपने आप को डिवोटेड करो, पर आखिर क्या मैं किस चीज के ऊपर फोकस करूँ? क्या ये मार्शल आर्ट नहीं है, या फिर मैं अपने सपोर्टर्स को एक्सपेंड करूँ, या फिर मैं जो करता हूँ मुझे उसी के ऊपर ध्यान देना होगा। जिसके बाद फिफ्थ को आगे बुलाया जाता है। ये फिफ्थ लेडी जो सियोन है और सियोन की कंडीशन देखकर डीमन लॉर्ड उसे कहते कि ये काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर कुछ लिमिट होती हैं जहाँ पर तुम अपने करंट मार्शल आर्ट को बूस्ट कर सकते हो और अपने टैलेंट को भी, पर इसकी वजह से फोर्थ और सेकंड दोनों की नजरों में वो आ गई थी। डीमन लॉर्ड उससे आगे कहते हैं इस मीटिंग के बाद तुम एक एल्डर कोर्टयार्ड में जाकर उस मास्टर से मिलोगी और साथ ही वो आगे कहते हैं कि तुम 10 ग्रेट डिमोनिक आर्ट में से किसी एक को चुन भी सकती हो। सियोन ये सुनने के बाद उनका शुक्रिया करते हुए कहती कि मैं कभी भी इस दया को नहीं भूलूंगी। पर फोर्थ ये जानने के बाद अपने मन में कहता है, यानी इमून अपने मन में कहता है कि इसने केवल इसी को प्रेज किया है, क्या मुझे अपने प्लान को चेंज करना चाहिए? सिक्स्थ अब वापस आने वाला है। लगता है कि सिक्स्थ उस मेरे फेस्टिवल को अपने पैट्रियार्च के साथ ही अटेंड करेगा। जिसके बाद सेवेंथ और सबसे ज्यादा यंगेस्ट को बाहर बुलाया जाता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है, इसलिए वो डीमन लॉर्ड से माफी मांगती है। इसका नाम चाय यू मिन है और ये डीमन लॉर्ड की सबसे ज्यादा छोटी लड़की है। पर डीमन लॉर्ड उससे कहते हैं कि इस कल्ट के अंदर किसी भी स्पॉइल्ड बच्चे के लिए कोई भी जगह नहीं है। अगर तुम अपने स्टेट के अंदर रहोगी तो आखिर तुम एक स्ट्रॉन्गर कैसे बन सकती हो? ये सुनने के बाद सभी शांत हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा काम करो, हार्ड वर्क करो। और ये जानकर वो बहुत ज्यादा कपकपा रही थी और वो डीमन लॉर्ड से कहती कि ठीक है। पर डीमन लॉर्ड उससे पूछते हैं कि तुम मरने से डरती हो? ये सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा रोने लगी थी, पर वो कहती कि नहीं, मैंने तुम लोगों में से किसी को भी ये नहीं सिखाया कि कभी रेस्ट करना है। इसलिए अगर तुम सच में ताकत चाहते हो तो कभी भी अपने लिमिट से बाउंड होकर मत रहना। क्या तुम लोग ये समझे? और फिर अपने एग्जाम को पीने के बाद वो थर्ड को बुलाते हैं। वो कहते कि वो लेट है, पर तब एक गेट खुलने लगते हैं और थर्ड अंदर आता है। उसके बारे में बताया जाता है और जैसे जैसे हाजन अंदर आ रहा था सभी लोग उसको देखने के बाद काफी सरप्राइज थे। वो कहते हैं कि थर्ड पूरी तरह से रिकवर हो चुका है, पर हमें लगा था कि उसने अपने मार्शल आर्ट को पूरी तरह से खो दिया है। पर ऐसा लगता है कि सच में वो बाम्बू फॉरेस्ट से भी पूरी तरह से सही सलामत निकल कर आ गया है। हाजन अंदर आते ही डीमन लॉर्ड को ग्रीट करता है और डीमन लॉर्ड भी उसको देखकर काफी खुश होते हैं। वो हाजन की पावर को सेंस करते हुए कहते हैं ये बहुत ज्यादा कमाल की डिमोनिक एनर्जी है। आखिर ये इस समय तक किस तरीके की ट्रेनिंग कर रहा था जिसकी वजह से इसके अंदर से निकलने वाली बॉइलिंग एनर्जी इतनी ज्यादा कमाल की है। इसलिए वो हाजन के उनके सामने खड़े होने के बाद उससे कहते हैं कि एक्सलेंट। पर डीमन लॉर्ड के मुंह से ये सुनने के बाद सभी एल्डर्स के मुंह खुले की खुले रह जाते हैं, क्योंकि ये अब तक डीमन लॉर्ड की सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रेज थी जो कि उन्होंने अभी तक किसी को दी है। डीमन लॉर्ड हाजन से पूछते हैं क्या आखिर बाम्बू फॉरेस्ट के अंदर कैसा रहा? क्या वो एक अच्छी जगह थी जहाँ पर तुम फ्रेश एयर ले सके? पर हाजन उससे कहता है कि सरप्राइजिंगली पर वो काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग थी। साथ ही वो अपने मन में कहता है अगर मैं उस एक्सपीरियंस के बारे में सोचूं तो वो मेरी पूरी जिंदगी की सबसे ज्यादा वियर्ड चीजों में से एक है। और डीमन लॉर्ड ये सुनने के बाद उसे कहते हैं कि मेरे साथ आओ। पर हाजन ये सुनने के बाद हक्का बक्का रह गया था, उसे अब चीज की टेंशन हो गई थी और वो अपने मन में कहता है क्या यहाँ पर आने के बाद मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि बहुत ज्यादा रूड था? मैं बाम्बू फॉरेस्ट के अंदर गया था जैसा उन्होंने बोला था और मैं उनके ऑर्डर पे ही तो बाहर आया हूँ। पर डीमन लॉर्ड मोडाम से कहते कि अब सारी चीजें तुम संभालो। पर डीमन लॉर्ड के वहां से जाते ही वो उस मीटिंग को पूरी तरह से एग्जीक्यूट कर देता है। पर हाजन का तो कुछ अलग ही हाल था। वो घबराया हुआ अपने मन में सोच रहा था क्या मैं बाम्बू फॉरेस्ट से सर्वाइव कर आ गया? क्या इसलिए मुझे ये किसी और भी टेरिफाइंग जगह पर तो नहीं भेजने वाले? क्या मैं बाम्बू फॉरेस्ट के अंदर जो इनके बारे में हर कुछ बोल रहा था क्या इनने वो सब सुन लिया था? मीटिंग के खत्म हो जाने के बाद यॉनसन अपने सभी लोगों से कहती है
कि हम लोगों को बजट को फिर से कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि तुम भी काफी ज्यादा बिजी होने वाले हो। और साथ ही उन लोगों में और भी कई सारी बातें होती हैं, जहाँ पर वो लोग जनरल स्टेटलिस्ट के बारे में भी पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ पर आज क्यों नहीं आए। तो योसेफ उन्हें बताती है कि नॉर्थ में एक एक्साइटिंग बिजनेस को चालू किया गया है, शायद वो उसकी वजह से काफी ज्यादा बिजी हैं। ये जानकर वो बाकी एल्डर्स भी काफी ज्यादा सरप्राइज थे और फिर सभी इसी के बारे में बातें करना चालू कर देते हैं। पर इसके अलावा और भी कई सारे एल्डर्स होते हैं जो कि थर्ड यंग मास्टर के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि डीमन लॉर्ड ने अब तक का सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रेज उसे दिया है और उसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो क्यूब ब्लॉके से उठकर आया है। और भी कई सारी उसके बारे में बातें होती हैं, जो सुनने के बाद ईमून बहुत ज्यादा जल भुन जाता है। वो अपने मन में उसको गालियां दे रहा था और वो कहता है कि फिर से नहीं। हाजिन ने यहाँ पर आते ही हर एक की अटेंशन अपने ऊपर इकट्ठी कर ली है और ना जाने डीमन लॉर्ड को भी उसके अंदर क्या दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जब वो क्यूब ब्लॉके से ही सफर कर रहा था उसे तभी मार देना चाहिए था। सच में हाजिन की वजह से ईमून को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। डीमन लॉर्ड हाजिन को एक कोर्ट गार्डन के अंदर लेकर आ गए थे। हाजिन आसपास देखते हुए कहता है, ये तो बिल्कुल उसी पवेलियन की तरह है, पर ये डीमन कल्ट की वाइब से जरा सा भी मैच नहीं करता। डीमन लॉर्ड उसे बैठने का बोलते हैं, इसकी वजह से उसका ध्यान टूट जाता है और हाजिन काफी ज्यादा डरते हुए कहता है कि ठीक है। जिसके बाद वो सामने की चेयर पर बैठ गया था, पर वो अभी भी काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है, मैं 8 महीने बाम्बू ग्लोब के अंदर सर्वाइव कर आया हूँ, तो मुझे इतना ज्यादा डरना नहीं चाहिए। और मैंने वो सारी चीजें करी हैं जो कि इनने मुझसे करने को कही थी। मैंने यहाँ पर ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया। डीमन लॉर्ड उसे फिर से शराब पिलाते हैं और ये देखकर वो खुश होते हुए अपने मन में कहता है, ये तो लास्ट टाइम की तरह ही अल्कोहल पिला रहे हैं। और डीमन लॉर्ड उसे कहते हैं, क्या तुमने ब्लैक ड्रैगन माउंटेन मूव टेक्निक को प्रैक्टिस कर लिया? हाजिन ये सुनने के बाद कंफ्यूज था, क्योंकि उसे द ब्लैक ड्रैगन माउंटेन नाम की किसी भी टेक्निक के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वो अपने मन में कहता है कि आखिर अचानक से यहाँ का टेम्परेचर क्यों चेंज हो रहा है और आखिर यहाँ पे ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं। इनकी वजह से मैं इसको पी भी नहीं पा रहा, क्योंकि ये काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल है। पर डीमन लॉर्ड अपनी बात को पूरा करते हुए कहते हैं, क्या तुमने ट्रू डिमोनिक आर्ट के साथ किसी भी चीज को मिक्स किया है? हाजिन ये सुनने के बाद सर से पांव तक थर थराकर कांप कपा जाता है। ये देखकर वो अपने मन में कहता है, क्या ये मेरे मार्शल आर्ट के अंदर देख सकते हैं? डीमन लॉर्ड आगे कहते हैं, देखकर ऐसा लगता है कि तुमने बुद्धिस्ट सेक्ट के मार्शल आर्ट को इसके साथ जोड़ा है। हाजिन बहुत ज्यादा डरा हुआ अपने मन में कहता है, पर आखिर ऐसा कैसा हो सकता है? क्या ये मेरे अंदर देख सकते हैं? मैं ये जानता हूँ कि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, पर मुझे ऐसा लगा नहीं था कि डीमन लॉर्ड किसी के मार्शल आर्ट के अंदर भी देख सकते हैं। क्या ये इस चीज की वजह से गुस्सा है कि मैंने ट्रू डिमोनिक मार्शल आर्ट को बिना इनकी परमिशन के मॉडिफाई कर दिया? अब लगता है कि ये मुझे बाम्बू फॉरेस्ट से भी बहुत ज्यादा बेकार जगह पर भेजने वाले हैं। ये सोच कर वो बहुत ज्यादा डर रहा था। पर डीमन लॉर्ड उससे कहते हैं कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, मैं इससे काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। हाजिन ये देखकर कहता है, क्या एक और कॉम्प्लीमेंट? पर साथ ही डीमन लॉर्ड उसे आगे कहते हैं, एक न्यू मार्शल टेक्निक को क्रिएट करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, जो कि 10 ग्रेड डिमोनिक आर्ट से भी काफी ज्यादा हायर लेवल की हो। पर ये सुनकर हाजिन कहता है कि ये मेरे लिए भी ज्यादा आसान नहीं था। पर साथ ही वो अपने मन में कहता है कि डीमन लॉर्ड के अचानक से इतना ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करने की वजह से मुझे तो शर्म आना चालू हो गई है। पर डीमन लॉर्ड उससे आगे पूछते हैं, क्या अगर तुम एक बुद्धिस्ट आर्ट के साथ ही आगे क्यों आए? आखिर उसी को ही तुमने क्यों जोड़ा? हाजिन उनको बताते हुए कहता है, मैंने कई सारी चीजों को इसके साथ ट्राई किया, पर मैंने पता लगाया कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और सबसे ज्यादा बेस्ट है, और इसी की वजह से मुझे इतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है। डीमन लॉर्ड चुपचाप से उसकी बातें सुन रहे थे, पर वो उससे आगे कहते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं था। हाजिन ये सुनने के बाद फिर से काफी ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि डीमन लॉर्ड उससे आगे कहते हैं कि सच में भले ही डिमोनिक आर्ट के अंदर पावर और इम्पैक्ट में काफी ज्यादा लैकिंग है, पर ये एक फाउंडेशन के लिए इस कल्ट की सबसे ज्यादा बेस्ट टेक्निक्स है। क्या तुमने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा कि तुम्हें इसे किसी और मार्शल आर्ट के साथ कंबाइन या मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं थी? हाजिन ये जानने के बाद सच में बहुत ज्यादा घबरा गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत उसके सामने खड़ी है। तुमने वहाँ पे एक फूल को खिलाया है जहाँ पर पहले से एक पेड़ खड़ा हुआ है। पर हाजिन अपने मन में कहता है कि बूढ़े इंसान, अपने दिमाग को बदलो। क्या तुमने थोड़ी देर पहले मुझसे ऐसा कहा नहीं था कि मैं काफी ज्यादा कमाल का हूँ? तो आखिर अब तुम मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? तो डीमन लॉर्ड उससे कहते हैं, पर ये सब ठीक है, क्योंकि तुमने रिजल्ट के तौर पर काफी ज्यादा अच्छे अचीवमेंट को पाया है, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। हाजिन ये सुनने के बाद काफी सरप्राइज था और वो कहता है, क्या मुझे सच में यहाँ से जाना चाहिए? क्या यही वजह थी जिसकी वजह से इनने यहाँ पर मुझे बुलाया था? अगर इनको मेरे मार्शल आर्ट के बारे में ही बात करनी थी तो क्या मुझे एक लेटर नहीं भेज सकते थे?
और अगर मान लो कि मैं यहाँ पर थोड़ी और समय तक भी रहता हूँ तो ये इसके बारे में मुझसे और भी कई सारी बातें करने लगेंगे। इसलिए वो उनसे कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर डीमन लॉर्ड वहाँ से जाते हुए हाजन से कहते हैं कि इस बॉटल को भी अपने साथ लेकर जाना, ये तुम्हारे एक अच्छे काम की वजह से तुम्हारा रिवॉर्ड है। और साथ ही डीमन लॉर्ड भी इस चीज की वजह से खुश होते हुए कहते हैं, आखिर कौन ने ऐसा सोचा था कि ये एक बुद्धिस्ट मार्शल आर्ट को जोड़कर एक नए मार्शल आर्ट को क्रिएट कर लेगा। इसने सच में मुझे एक और बार सरप्राइज कर दिया। पर हाजन ये जानने के बाद काफी ज्यादा खुश था क्योंकि यहाँ पर उसे बॉटल मिली थी और मुझे ऐसा लगता है कि इसे अल्टीमेट डीमन की डिफिकल्टी के बारे में जरा सा भी आइडिया नहीं है, ये बस एक कॉन्सिडेंस था। पर क्या थर्ड अगली बार भी मुझे इसी तरीके से सरप्राइज करेगा? अगर ऐसा हुआ तो ये विंटर सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्टोरी अगले सीन से शुरू होती है और हम एक कैरेज का सीन दिखाते हैं। हाजन और डाओपिंग उसी के अंदर थे। हाजन उसे बताता है कि जब मैं डीमन लॉर्ड के साथ था तो वहाँ पर मुझे सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी, और अगर मैं वहाँ के सबसे ज्यादा फनीस्ट सीन के बारे में सोचूं तो वो एक डीमन लॉर्ड है। उसके बाद भी उनने केवल उनकी आधी अधूरी बोतल ही मुझे दी है, उसके बजाय वो मुझे पूरी भी तो दे सकते थे। पर डाओपिंग ये देखकर गुस्से में उसे वो बोतल लेते हुए कहता है कि ये 6 हेवनली स्पिरिट है। हाजन कहता है, क्या 6? आखिर ये क्या है? क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? क्या इसका टेस्ट अच्छा है या नहीं? पर डाओपिंग गुस्सा करते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में 6 हेवनली स्पिरिट अल्कोहल के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है? ये इस कल्ट के सबसे ज्यादा ऑनररी मार्शल आर्टिस्ट को ही दिया जाता है, वो ही इसे पी सकते हैं। और क्या सच में डीमन लॉर्ड ने इसे अपने हाथों से तुम्हें दिया था? इसके बारे में सोच सोच कर वो काफी ज्यादा खुश था। और हाजन उससे कहता है, हाँ सच में, क्या सच में ये इतनी ज्यादा बड़ी ग्रेट चीज है? डाओपिंग उसे बताता है कि 6 हेवनली स्पिरिट अल्कोहल इस कल्ट की सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रेड की अल्कोहल है, जिसे केवल पास्ट और करंट के डीमन लॉर्ड ही एंजॉय कर सकते हैं। ये एक ऐसे स्पेशल ड्रिंक है जो केवल उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिसने कल्ट के अंदर कुछ अच्छे काम किए होते हैं, और इसे केवल एक बार पीना ही बहुत ज्यादा ग्लोरी और ऑनर की बात है। और इसके अलावा इसे केवल डीमन लॉर्ड के हाथों से ही बनाया जाता है, इसलिए इसे पैसों से खरीदा भी नहीं जा सकता। सच में ये काफी ज्यादा दुख की बात है। पर हाजन इसको ऐसे देख रहा था कि जैसे ये सच में इस चीज का बहुत ज्यादा बड़ा फैन है, और सच में हाँ, डाओपिंग इसका बहुत ज्यादा बड़ा फैन है। और हाजन भी उसको इस तरीके से एक्ट करता हुआ देख कर उसे कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, हम दोनों यहाँ से वापस जाने के बाद इसको एक साथ जरूर पियेंगे। पर वो उससे कहता है कि नहीं, एक बार मैं आपको आपके रेजिडेंट तक छोड़ दो, उसके बाद मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी, उसके बाद मुझे फिर से कोर्ट ऑफ एल्डर्स के अंदर वापस जाना होगा। पर सच में आपके साथ काम करना मेरे लिए एक बहुत ज्यादा बड़े ऑनर की बात थी। ये कहकर डाओपिंग अपने काम को यहाँ पर छोड़ रहा था, उसका काम केवल इतना ही था। पर ये देखकर हाजन उसे टीज करते हुए कहता है, अच्छा यानी तुम इस चीज से पूरी तरह से खुश हो कि तुम इसे नहीं पी पाओगे? हाँ हाँ। पर डाओपिंग उसे कहता है, यंग मास्टर, मैं इसे पीना चाहता हूँ, एक बार बस मुझे इसके बारे में सोचने का थोड़ा सा मौका दीजिए। जिसके बाद हमें हाजन के उसके घर आ जाने के बाद का सीन दिखाते हैं, और ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश था। वो कहता है कि आखिरकार मैं वापस आ चुका हूँ, और सच में काफी ज्यादा लंबे समय के बाद फिर से एक ऐसी जगह पर आना ये काफी ज्यादा कमाल का है। पर सच में ये काफी ज्यादा अच्छा है। पर वही उसका ध्यान गोल्डी के ऊपर भी जाता है, और वो उसको देखकर कहता है कि तुम भी यहाँ पर मेरे साथ आ गए हो, तुम मेरे साथ फॉरेस्ट से यहाँ तक आ गए हो, इसका मतलब अब मुझे तुम्हारी केयर करनी होगी। और गोल्डी भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश था। जिसके बाद वो उससे कहता है कि ये हमारा नया घर है, तो चलो अंदर चलते हैं, फिर अपने आप को क्लीन करने के बाद अच्छे से बिस्तर पर सोएंगे। और काफी लंबा समय हो गया मैंने एंगवा को भी नहीं देखा, क्या वो सच में अभी भी यहीं पर है? पर तभी हाजन वहाँ पर किसी के एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को सेंस कर लेता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गया था, उसने गोल्डी को बहुत ज्यादा टाइट पकड़ लिया था। गोल्डी भी देखकर थोड़ी देर के लिए डर गया था कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और हाजन इस चीज को देखकर उससे कहता है कि आखिर ये क्या है। उसके घर के अंदर से एक डार्क ऑरा बाहर निकल रहा था। वो भी ये देखकर कहता है कि आखिर ये किस तरीके का ऑमनियस ऑरा है जो कि यहाँ पर पूरे में फैला हुआ है। इस सेंट से ये महसूस होता है कि उसे यहाँ से गए हुए काफी लंबा समय नहीं हुआ है, वो उस रास्ते से यहाँ से गए थे। पर आखिर उनकी हिम्मत भी कैसे हुई कि वो मेरे घर के अंदर आकर छुपे हुए थे? पर आखिर वो कौन थे? तभी गेट खुलता है और एनुआ बाहर आते हुए कहती है कि यंग मास्टर आप वापस आ गए। हाजन भी उसको देखकर खुश था, और एंगवा उसके सामने झुकते हुए फिर से वही लंबी चौड़ी लाइन लेने लगती है। पर ये देखकर हाजन उससे कहता है कि सच में हम दोनों के बीच में नेसेसरी है, जल्दी से उठ जाओ। एंगवा उसको देखकर सच में इतनी ज्यादा खुश थी कि उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। वो कहती है, मैंने सुना था कि बाम्बू फॉरेस्ट के अंदर आपके साथ कुछ बुरा हुआ था। हाजन ये देखकर थोड़ा सा उदास महसूस करते हुए कहता है कि ये मेरे तब से वेट कर रही थी, पर मैंने तो इसके बारे में ज्यादा कुछ सोचा ही नहीं। इसलिए हाजन उससे कहता है कि हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, पर ऐसा लगता है कि तुम पहले से थोड़ी सी दुबली हो गई हो। पर एंगवा हाजन से कहती है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, और मैं ये देखकर सच में काफी ज्यादा खुश हूँ कि अब पूरी तरह से ठीक है।
कि मुझे यहाँ से गए हुए 8 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं, पर घर पूरी तरह से साफ है। एंगवा बताती है क्योंकि मैं केवल एक दिन छोड़कर पूरी जगह को साफ करती थी, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि एक न एक दिन आप वापस जरूर आएंगे और मैं चाहती थी कि आपको सारी चीजें फीलिंग कंफर्टेबल हो। पर हाजिन ये देखकर अपने मन में सोचता है अगर एंगवा यहाँ पर पूरी तरह से ठीक है तो वो लोग जरूर केवल यहाँ पर देखने के लिए आए थे। एंगवा हाजिन से कहती है, यंग मास्टर, मैंने अभी आपके लिए पानी गर्म नहीं किया है क्योंकि थोड़ी देर पहले मुझे आपके आने के बारे में पता चला था। इस चीज में थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए क्या पहले आप खाना खाना चाहेंगे? पर वो उससे कहता है कि नहीं, मैं काफी गंदा हो गया हूँ तो इसलिए मैं सबसे पहले नहाऊंगा। इसलिए एंगवा जल्दी से जाकर हाजन के लिए पानी गर्म करने के लिए लग जाती है और थोड़ी देर बाद वो सुकून से नहाना चालू कर देता है और वो कहता है कि सच में ये चीज काफी ज्यादा सुकूनदेह है। इसकी वजह से मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई। पर साथ ही वो अपने मन में कहता है कि सबके बाद ही मुझे अपने सेंसेस के अंदर वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकता। जरूर ये वही होगा जो कि मुझे मीटिंग के बीच में बहुत ज्यादा घूर घूर कर देख रहा था, वो इंसान जिसकी वजह से मुझे क्यूल ब्लॉकेज हुआ था, द फोर्थ यंग मास्टर होंग इमून। इसके बारे में सोच सोच कर ही उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहता है कि वो एरोगेंट लिटिल बास्टर्ड, आखिर उसकी ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई? सच में अगर मैं तुम्हारे पास आ गया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसलिए वो अपने आप से कहता है कि पहले मुझे शांत होना होगा, क्योंकि अब बिजी होने का टाइम हो चुका है। क्योंकि अभी सबसे पहले मुझे ये हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट किस तरीके से काम करता है इसके बारे में समझना होगा। अभी केवल मुझे इतना ही पता है कि इस पूरी फैसिलिटी को डीमन लॉर्ड लीड करते हैं और बस केवल इतनी सी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे ऐसा नहीं लगता कि डीमन लॉर्ड को इस चीज के बारे में कोई भी आइडिया होगा, पर मेरे पास ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर मुझे चाहिए। इसलिए मुझे सबसे पहले इसी चीज का पता लगाना होगा कि आखिर यहाँ पर ऐसे कौन लोग हो सकते हैं जो कि मेरी मदद करेंगे, जिससे मैं उन सबको अपनी तरफ कर सकूं, जिससे मेरे पास इतनी हिम्मत हो और इन्फ्लुएशन हो, जिससे मैं इस कल्ट के अंदर और बाहर जब चाहूँ जैसे चाहूँ जा सकूं। और इसी के साथ ही एक दिन मैं इस जगह को छोड़कर अपनी फ्रीडम को ले सकता हूँ। पर मेरे लिए एक सिल्वर स्पून का काम यही कर रही है कि मैं एक नोबल डीमन लॉर्ड का थर्ड डिसाइपल हूँ। यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं जिसको मेरे प्लान के बारे में पता हो, पर आउटसाइड मेरे पास एक हाई स्टेटस है। जिसके बाद सीन आधी रात में इमून का होता है, जो कि लगातार छल्ले उड़ा रहा था। डॉक्टर उसके पास आकर उसे कहता है कि अब आपको स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए, इसकी वजह से आपकी हेल्थ को काफी नुकसान पहुंच रहा है। पर इमून उससे कहता है कि मैं थोड़ी देर पहले ही स्मोकिंग शुरू करी थी, पर इस समय तुम्हारी सलाह के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो डॉक्टर से पूछता है, ये ठीक है, पर क्या मैं आपसे ये जान सकता हूँ कि आखिर आप थर्ड यंग मास्टर के रेसिडेंट पर यानी घर पर क्यों गए थे? साथ ही वो इमून को देखते हुए अपने मन में यही सोच रहा था कि फोर्थ यंग मास्टर की आई साइट काफी ज्यादा अच्छी है, पर इस बार मैं उनके एक्शन को समझ नहीं पा रहा हूँ। और आखिर वो अपने काम को पूरा न करने के बजाय केवल यहाँ पर बैठे बैठे धुआं क्यों उड़ा रहे हैं? इमून कहता है कि मुझे नहीं पता। डॉक्टर को समझ में नहीं आया कि आखिर उसने क्या कहा। इमून उससे कहता है कि मुझे आखिर नहीं पता कि आखिर हाजिन किस तरीके से रिएक्ट करेगा, इसलिए मैं वहाँ से वापस आ गया। पर डॉक्टर उससे कहता है, पर आप तो पहले इस चीज के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, और क्या सारी चीजें वैसी नहीं है जैसा कि आपने प्लान किया था? वो कहता है कि हाँ, मैं इसके बारे में जानता हूँ, पर मैं गलत था। ये जानने के बाद डॉक्टर और भी ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहता है कि यंग मास्टर यहाँ पर ये एडमिट कर रहे हैं कि वो गलत थे। इसलिए वो उससे पूछता है कि आखिर आपका क्या मतलब है? इमून उससे कहता है कि मैंने हाजिन को आज मीटिंग के अंदर देखा था। ये पहली बार था कि मैंने उसे क्यू ब्लॉकेज के बाद पहली बार देखा था। वो पहले से काफी ज्यादा अलग है, वो पहले से काफी ज्यादा अच्छा है। मुझे इसके बारे में नहीं पता कि आखिर बम्बू फॉरेस्ट में उसके साथ क्या हुआ था, पर देखकर ऐसा लग रहा है कि उसने अपने सारे मार्शल आर्ट को वापस पूरी तरह से रिकवर कर लिया है। और ये वजह नहीं है जिस वजह से मैं अपने प्लान को फिर से आगे नहीं बढ़ा रहा, क्योंकि उसने अपने सारे मार्शल आर्ट को फिर से रीगेन कर लिया है। और साथ ही वो अपने मन में सोचता है, देखने में ऐसा लगता है कि वो वही इंसान है जिसे मैं जानता हूँ, पर महसूस करने पर ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से एक अलग इंसान हो, एक डिफरेंट पर्सन। और उसकी आंखें मुझे इस तरीके से देख रही थी जैसे कि वो हर एक चीज जानता है कि जैसे मैंने यहाँ पर क्या क्या किया है। इसलिए अब मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, मुझे इन सब चीजों के बारे में फिर से सोचना होगा जो कि मैंने इसके बारे में पहले सोची थी। पर डॉक्टर ये समझ गया था और वो कहता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। ये इस चीज से काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि थर्ड मास्टर अचानक से पूरी तरह से चेंज हो गए हैं। और वो डॉक्टर से अपने लोगों के बारे में पूछता है कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। तो डॉक्टर उसे बताता है कि उस कंप्लेंट के कैंसिल हो जाने के बाद वो अभी कुछ भी नहीं कर रहे, इसलिए वो उससे पूछता है कि आखिर वो क्या करे।
इमोन कहता है कि उन्हें थोड़े से पैसे के साथ खुश कर दो। वो लोग पैसे के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। जब तक उन्हें पैसा चल रहा है उन्हें देने दो, क्योंकि अभी हाजन के ऊपर अटैक करने का एक आइडिया ये काफी ज्यादा बुरा है। अभी मुझे बस यही सोचना होगा कि आखिर मुझे आगे क्या करना है। जिसके बाद हमें हाजन के घर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर वो डॉपिंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम इतने ज्यादा लेट कैसे हो गए, मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं यहाँ पर भूख की वजह से ही मारा जाऊंगा। उसके सामने बहुत ज्यादा अच्छा खाना रखा हुआ था और साथ ही वो बोतल भी जो कि उसे डीमन लॉर्ड से मिली थी। डॉपिंग ये सब देखने के बाद बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहता है कि आखिर ये सब क्या है। तो हाजन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब एगुआ ने तैयार किया है, इसलिए जल्दी से आओ और यहाँ पर बैठ जाओ। एगुआ घबराते हुए हाजन से कहती है कि यंग मास्टर, कि ये आपके लिए ठीक होगा कि मैं आपके साथ यहाँ पर बैठकर खाना खाऊं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बाद में अकेले ही बैठकर खाना खाना चाहिए। पर हाजन उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि अब ये फालतू की बातें करना बंद करो। जब तुम्हारे सामने इतना अच्छा खाना है तो चुपचाप खाने पर ध्यान दो। जिसके बाद वो तीनों एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और ड्रिंक करते हैं और खाना खाते हैं। हाजन डॉपिंग के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करता है और गोल्डी भी इस खाने को एंजॉय करता है। उन लोगों ने रात भर बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। सारा खाना खत्म हो जाने के बाद वो तीनों ही बहुत ज्यादा ड्रिंक थे, पर डॉपिंग केवल उस बोतल को अपने पास पकड़े हुए था। और हाजन उससे कहता है, डॉपिंग तुम्हें देख कर ऐसा लगता है कि तुम ड्रंक हो चुके हो, क्या हम लोगों को यहाँ पर रुक जाना चाहिए। डॉपिंग उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर यंग मास्टर आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं, मैंने तो अभी पीना चालू भी नहीं किया। ये देखकर उसे कहता है कि सच में अपने आप को इतना ज्यादा पुश मत करो। इसलिए वो अगवान से कहता है, क्या तुम हमारे लिए कुछ और ड्रिंक लेकर आ सकते हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। एगवा जल्दी से जाकर उसके लिए ड्रिंक लेने के लिए चली जाती है और हाजन यहाँ पर डॉपिंग से बातें करते हुए कहता है, ड्रिंक जब तक आ रही है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पर डॉपिंग काफी ज्यादा ड्रंक था, पर वो उससे कहता है कि जो चाहे वो पूछ सकते हैं। मैं किसी एक ऐसे इंसान से मिलना चाहता हूँ जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क और कनेक्शंस को पूरी तरह से जानता हो। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसा इंसान है जिसको तुम जानते हो। डॉपिंग ये सुनने के बाद उससे कहता है, हम लोग भी इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफी कुछ जानते हैं, पर हम लोगों को ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। मैंने सुना है कि मिलिट्री ऑफिसर जनरल स्ट्रेटेजिस्ट इस चीज में काफी ज्यादा अच्छा है, पर उससे मिलना काफी ज्यादा हार्ड होगा। इसलिए हाजन पूछता है कि इसके अलावा कोई और है जिससे हम लोग मिल सकते हैं। तो वो उससे कहती है, द इंटरनल एलाइटमेंट फैकल्टी मास्टर। जिसके बाद हमें फोर्थ यंग मास्टर का भी सीन दिखाते हैं, जो कि उस डॉक्टर से कह रहा था कि इंटरनल फैकल्टी मास्टर यंगसंग को इनविटेशन भेजो, उनसे कहना कि कल मैं उनके साथ खाना खाते हुए कुछ बात करना चाहता हूँ। पर डॉक्टर उसे बताता है कि यंग मास्टर इंटरनल फैकल्टी मास्टर से कांटेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है और ये काफी ज्यादा खतरनाक भी है अगर हम लोग इस चीज को जल्दी करते हैं तो, क्योंकि जिस तरीके की उनकी पर्सनैलिटी है वो इस चीज को पूरी तरह से ट्राई करेंगी कि वो किसी भी डिसाइपल के कॉन्सेंट्रेट में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व ना हो। इसके बजाय हम उन्हें कुछ चीजें दे सकते हैं कि हम बहुत ज्यादा जल्दी उनसे ये कहें कि क्या वो हमारे साथ जुड़ना चाहती है, क्योंकि अगर आपने इंटरनल फैकल्टी मास्टर को अपना दुश्मन बना लिया तो ये सच में काफी ज्यादा मुश्किल की बात हो सकती है। इमोन उससे कहता है कि मैं इसके बारे में जानता हूँ, पर हमें इसके लिए थोड़े बहुत रिस्क तो लेने होंगे। डॉक्टर ये जानने के बाद थोड़ा कंफ्यूज था और वो उससे कहता है, अब यही समय हो गया है कि अब हमको इस तरीके से रिस्क लेना होगा, अब मुझे अपने हथियार को चेंज कर लेना चाहिए। जिसके बाद सीन अगले दिन हाजन के घर का होता है। एगवा झाड़ू लगाते हुए सामने की तरफ देख रही थी। हाजन प्रैक्टिस कर रहा था और वो उसको देखते हुए कहती है कि कल रात इन लोगों ने बहुत ज्यादा ड्रंक किया था, पर इनको देखकर इस तरीके से तो लगता नहीं कि जैसे इन लोगों ने बहुत ज्यादा शराब पी हो, पर सच में कल की रात बहुत ज्यादा थका देने वाली थी। और हाजन जिस तरीके से अपने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था वो सच में काफी ज्यादा कमाल की थी। ये देखने के बाद एगवा बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई थी और वो भी उसकी तारीफ करते हुए कहती कि ये काफी ज्यादा कमाल का है, जैसा कि एक डीमन लॉर्ड के डिसाइपल से उम्मीद की जानी चाहिए, ये कोई और नहीं है। हाजन के अंदर का निकलने वाला ऑरा सच में काफी ज्यादा ग्रेट है। वो भी इस चीज को महसूस करता है और उसे कल रात की डॉपिंग की वही बातें याद आ रही थी जो कि उसने इंटरनल फैकल्टी के बारे में बताया था। उसने यहाँ पर उसे बहुत सारी बातें बताई थी, पर वो स्टोरी के लिए किसी भी काम की नहीं है, इसलिए मैं इसे यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। पर डॉपिंग उसे योसम के बारे में बताता है कि वो उसकी मदद कर सकती है क्योंकि उसे हर एक चीज के बारे में नॉलेज होती है। हाजन प्रैक्टिस करते हुए सोचता है, इंटरनल फैकल्टी मास्टर योसिम से डील करना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा जैसा कि डॉपिंग ने कहा था, पर मुझे कोई ना कोई ऐसा देखना होगा जिसके पास बहुत सारी अथॉरिटीज हो। पर अगर मान लो मैं उसको अप्रोच करने में जरा सा भी गलत हुआ तो मेरे साथ बहुत कुछ हो सकता है। पर फोर्थ जिस तरीके से मेरे ऊपर अटैक करने के बारे में सोच रहा है, मुझे इस कल्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा सबऑर्डिनेट बनाने होंगे और ये मेरी एक बहुत ज्यादा बड़ी गलती है कि मैंने बैम्बू फॉरेस्ट के बाहर आने के बाद यही सोचा था कि अब मेरी जिंदगी काफी ज्यादा आरामदेह होगी। पर अब मैं हेवली डीमन डिवाइन कल्ट के अंदर हूँ जहाँ पर कई सारे लोग हैं जो कि मेरे गर्दन के पीछे पड़े हैं, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि मेरे साइड खड़े हों।
और ये कहते हुए हाजन ने पूरे पूरे ग्राउंड की सच में ऐसी तैसी कर दी थी, उसने वहाँ पर तबाही मचा दी थी। और ये देखने के बाद एंगवा उदास होते हुए कहती है, ये देख के ऐसा लगता है कि ये साफ सफाई कभी भी खत्म नहीं होगी। हाजन थका हुआ कहता है, ये सब इसी वजह से हो रहा है क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर सच में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर किसी भी तरीके के पीछे निशान नहीं छोड़ना चाहिए। तभी डाओपिंग वहाँ पर आता है तो हाजन उसका स्वागत करता है और डाओपिंग वहाँ पर उसके लिए एक तलवार लेकर आया था। वो कहता है कि ये आपके लिए अच्छी तलवार है और ये बिल्कुल वैसी है जैसी ये आप पहले इस्तेमाल किया करते थे। हाजन इसको देखकर काफी ज्यादा खुश था और जैसे ही उसका स्विंग लगाता है तो डाओपिंग ये देखने के बाद काफी सरप्राइज होते हुए कहता है, ये तो केवल एक लाइट स्विंग था। और हाजन भी उस तलवार को देखकर काफी खुश होते हुए कहता है कि सच में तुम मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी चीज लेकर आए हो, अब मैं इसे अपने पास रखूंगा। चलो अब मैं चलता हूँ। डाओपिंग उससे पूछता है कि आखिर आप कहाँ जा रहे हैं। वो उससे कहता है कि अपना फ्यूचर लिखने के लिए। डाओपिंग को उसका मतलब समझ में नहीं आता, इसलिए हाजन उससे कहता है, अगर तुम फ्री हो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। जिसके बाद हमें हाई क्लास पवेलियन के स्प्रिंग फ्लावर पवेलियन का सीन दिखाते हैं। ईमोन उसको देखकर उससे कहता है, तो आखिर आप यहाँ पर आ ही गए। योनसम उसको ग्रीट करती है। ईमोन उसे अपने साथ ले जाते हुए कहता है कि मेरे साथ आइए, मैंने यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी डिशेज बनवाई हैं क्योंकि मुझे इसका आइडिया नहीं है कि आखिर आपको कैसा खाना पसंद है। पर योनसम उसे बताती है कि स्पिरिचुअल फ्लावर पवेलियन उसको मैं ही मैनेज करती हूँ, इसलिए मैं ये जानती हूँ कि आखिर यहाँ का खाना कितना ज्यादा अच्छा है। ईमोन कहता, अच्छा, मुझे इसके बारे में पता नहीं था कि मैंने यहाँ पर इसके ओनर को ही बुला लिया है जो कि यहाँ पर एज अ होस्ट इंस्टेंट है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर बैठकर चाय पीते हैं और योनसम उससे पूछती है कि आखिर क्या वजह जिसकी वजह से आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है। पर ईमोन उससे कहता है कि ऐसा कोई भी सर्टन रीजन नहीं है, मैं बस आपको एक बार खाना खिलाना चाहता था क्योंकि आप इस कल्ट के लिए सच में काफी ज्यादा काम करती हैं। ये सुनकर योनसम उससे कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं है। ईमोन हमें योनसम के बारे में बताता है कि वो एक ऐसी औरत है जो कि एक ऐसी बैटल फील्ड में लड़ाई करती है जिसे डिवाइन कल्ट कहते हैं, और वो चढ़ते हुए इस पोजीशन के ऊपर आ गई है जहाँ पर अब वो इंटरनल फैकल्टी की मास्टर है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उसे अपनी खुद की वैल्यू के बारे में काफी ज्यादा अच्छी तरीके से पता है। मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा सावधानी के साथ एक्ट करना होगा क्योंकि जनरल स्ट्रेटेजिस्ट के बाद केवल यही है जिससे मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। अब वो लोग अपने सर्वेंट को बाहर भेजा देते हैं। जिसके बाद योनसम ईमोन से कहती है कि सभी सर्वेंट्स यहाँ से जा चुके हैं, तो बताइए आखिर सच में क्या रीजन है जिसकी वजह से आप मुझसे मिलना चाहते थे। ईमोन उससे कहता है कि मैं आपकी मदद चाहता हूँ, इसलिए प्लीज मेरी मदद कीजिए। योनसम ये सुनकर उठ के खड़ी होने लगती है और कहती कि आपके ड्रिंक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ईमोन उससे पूछता है, क्या मेरी इस रिक्वेस्ट ने आपको अनकंफर्टेबल कर दिया। पर योनसम उसे बताती है कि इस चीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं कैंडिडेट्स के बीच में किसी भी तरीके की ब्रिज बनना नहीं चाहती। ईमोन उससे कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो योनसम उसे बताती है, मुझे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर मैं ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लेने वाली क्योंकि मेरे फैकल्टी मैनेजर इंटरनल अफेयर के ऊपर पूरा ध्यान देती है, और अगर मैं इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान ना दूं तो ये पूरा कल्ट पूरी तरह से हिल जाएगा। पर ये देखने के बाद ईमोन को इसके ऊपर गुस्सा आता है क्योंकि भले ही वो इंटरनल फैकल्टी मैनेजमेंट की एक मास्टर है, पर वो बाकी कल्ट की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन ही है, इसलिए उसे ये बहुत ज्यादा एरोगेंट लगता है कि वो कैंडिडेट के सामने किस तरीके से बात कर रही है। वो कहता है कि जैसा मुझे लगा था कि ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होगा, इसलिए वो ईमोन से कहता है कि मुझे लगता है कि आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं आपसे कोई भी मदद नहीं चाहता और न ही मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ हो। तो वो उससे कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस है। ईमोन उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये बहुत ज्यादा अलग है क्योंकि तुम भी ये जानते हो कि आखिर इंटरनल फैकल्टी कितनी ज्यादा जरूरी है। ये सुनकर योनसम उससे कहती है, तो तुम भी ये चीज काफी ज्यादा अच्छी तरीके से जानते होगे कि हम लोग किसी भी कैंडिडेट के ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं देते और न ही उस चीज में हेर फेर करते हैं। तो ईमोन उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, पर ये किसी भी कल्ट के नियम के अंदर ऐसा नहीं लिखा। पर योनसम उससे कहती है कि मैं कल्ट के लिए पूरी तरह से लॉयल हूँ, इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। पर अब ईमोन उसे अपनी तरफ लेने के लिए अपने आखिरी पत्ते को खेलते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें इस बार अपने माइंड को चेंज कर लेना चाहिए। पर योनसम वहाँ से जाते हुए कहती है, आपके खाने के लिए शुक्रिया, अब मैं जा रही हूँ। पर तभी वो उसे कहता है, मैंने सुना था कि तुम्हें ग्रीन टर्टल 4 लीफ क्लोवर चाहिए। ये जानने के बाद योनसम वहीं पर रुक जाती है और वो उससे आगे कहता है, ये बहुत ज्यादा रेयर हर्ब है जो कि किसी को भी आसानी से नहीं मिलती और वो तो कल्ट में भी मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। और मैंने ये भी सुना है कि जहाँ से ज्यादातर हर्ब्स आती है, और मैंने तो ये भी सुना है कि जहाँ से सारी हर्ब्स आती हैं वहाँ पर भी इसे ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है, पर ईस्टर्न सी के पास इसको देखा गया है। अगर मैं तुम्हें ये दे दूं तो क्या तुम मेरे लिए काम करोगी। योनसम ये सुनने के बाद उससे कहती है, आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। पर ईमोन उसे कुछ भी नहीं बताता। ये सुनकर वो उससे कहती कि सबसे पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो।
पर यूमोन उसे फिर से शांत करने के लिए कहता है, अगर मैं इसका क्वेश्चन का आंसर ना दूं तो तुम इसका क्या करोगी। पर ये सुनकर वो उससे कहती है, ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। यूमोन उससे कहता है, आखिर मैं किसी भी तरीके से इंटरनल फैकल्टी मास्टर को कैसे डरा सकता हूँ। पर वो उससे आगे कहता है कि सिचुएशन काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि तुम इस चीज को समझोगी। पर अगर कोई किसी को कुछ ऑफर करता है तो वो ये चाहता है कि सामने वाला उससे काफी ज्यादा अच्छी तरीके से बात करे। और मुझे यकीन है कि ग्रीन टर्टल 4 लीफ क्लोवर ये केस के लिए काफी ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन है। तुम्हें क्या लगता है। योक्सम ये सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए वापस शांत हो जाती है, जिसके बाद वो आगे आने लगती है। ईमून ये समझ गया था कि अब वो उसके जाल में फंसने वाली है, इसलिए योक्सम उससे कहती है, मैं आखिरकार ये सुन ही सकती हूँ कि आखिर आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, तो बताइए आखिर क्या बात है। ईमून ये सुनकर उससे कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, कि आप मेरे ऊपर थोड़ा सा फेवर कर दे। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप एक सर्वेंट को एक सीक्रेट ऑर्डर दे, और शायद मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में पता होगा। उस सर्वेंट का नाम इग्वाना है। ये जानने के बाद योक्सम बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि वो काफी अच्छे तरीके से जानती है कि ये सर्वेंट थर्ड यंग मास्टर के घर पर काम करती है। इसलिए वो उससे आगे कहता है, इसलिए बस मेरा इतना काम कर दो कि थर्ड लॉर्ड जो कि 3 महीने तक वहाँ पर करता है उसकी सारी रिपोर्ट आकर हमें दे दे। हर दिन के लिए वो इतना काम तो कर ही सकती है। ये सुनकर वो घबराते हुए उससे पूछती है, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। इमून उससे कहता है, मुझे ऐसा लगा नहीं था कि तुम मुझसे ऐसे क्वेश्चन करोगी जिनके आंसर तुम्हें नहीं मिलने वाले। तो ये सुनकर वो उससे कहती है कि तुमने पहले ही मुझसे एक डिफिकल्ट फेवर मांगा है। इमून ये सुनकर उससे कहता है कि सच में तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है। वो उससे कहती है कि हाँ बिल्कुल, अगर वो डेली तुम्हें किसी भी तरीके की रिपोर्टिंग करती है तो वो आसानी से पकड़ी जाएगी। तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उसके बाद मेरा क्या होगा। ये सुनकर वो उससे कहता है, अगर ऐसा है तो पकड़े मत जाना। योग से मुझसे कहती है, ये काफी ज्यादा रिस्की है। इमून उससे कहता है कि इतना ज्यादा भी खतरनाक नहीं है। उससे कहना कि वो अपनी डेली लाइफ जैसी जीती है वैसी जीती रहे, बस उसे यही करना है कि उसे अपने काम के खत्म हो जाने के बाद मुझे एक छोटा सा लेटर लिखकर भेजना है। ये उससे मुझसे कहती है, ये देखने में काफी ज्यादा आसान है पर ये सच में काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। और वो उससे आगे कहता है, अगर मान लो कि ये चीज भी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा सिंपल होने के बाद भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए अगर तुम केवल टबैको को ही गायब करना चाहते हो तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि तुम टबैको पाइप को ही गायब कर दो। अगर वहाँ पर पाइप ही नहीं होगा तो कोई स्मोक भी नहीं करेगा। और ऐसे ही उनके बीच में और भी कई सारी बातें चलती हैं, पर यूसुम उससे कहती है कि अभी भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और मैं तुमसे कोई भी झूठ नहीं कह रही, क्योंकि मुझे इस चीज का कोई भी आइडिया नहीं है कि इग्वाना किस तरीके की लड़की है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो किसी भी तरीके के स्पाई वाला काम करेगी। ये सुनकर योमोन उससे कहता है, अगर ऐसा है तो जल्दी से उसे बदल दो जिसके ऊपर तुम ज्यादा यकीन करती हो। पर अब यूसुम ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा कपकपाने लगती है, क्योंकि अब उसके बाद भी कोई आइडिया नहीं था कि आखिर वो इस चीज से किस तरीके से बाहर निकले। और उनके बीच में ये बातें और भी ज्यादा आगे बढ़ती, तभी वो सारे गार्ड्स जो कि बाहर है ये देखकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और वो डॉक्टर भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि हमारा हीरो वहाँ पर आ गया था। और वो कहता है, आखिर तुम कितने समय तक इन पुराने कप में ही ड्रिंक करते रहोगे। ये सुनने के बाद जो अंदर बैठे हुए हैं वो दोनों भी काफी सरप्राइज हो जाते हैं। और तभी हाजिन गेट खोलते हुए कहता है, मैं सच में यहाँ पर खड़ा खड़ा काफी ज्यादा थक चुका था, पर मेरे पास केवल चीप वाइन ही है, पर हाँ मेरे कप पूरी तरह से क्लियर है। ये देखकर योसिम बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और इमून भी उसको देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। इसलिए वो योसम से कहता है, क्या अभी भी तुम उन गंदे ओल्ड कप के अंदर ही ड्रिंक करने वाली हो या फिर तुम मेरे साथ ड्रिंक करने चलोगी। यूमून ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज था और वो भी इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्से के साथ कप कपाते हुए कहता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। हाजिन कहता है कि मैं यही सोच रहा था कि आखिर मैं तुम्हें कहाँ पर देखूं, पर देखो तुम यहाँ पर मिले। यूमून उसे उसी लंबी चौड़ी लिस्ट के साथ ग्रीट करती है, पर हाजिन उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ इतने ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। यूमून उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसलिए वो अपने डॉक्टर के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं यहाँ पे एक खास गेस्ट के साथ बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि किसी को भी अंदर मत आने देना। पर हाजिन उससे कहता है कि मैं यहाँ पर फैकल्टी मास्टर से मिलने के लिए आया हूँ, इसलिए क्यों ना तुम थोड़े से शांत हो जाओ। ईमोन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो थर्ड ब्रदर, फैकल्टी मास्टर अभी मेरे साथ बात कर रही हैं, तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये एक्सट्रीमली रूड है कि तुम अचानक से यहाँ पर अंदर आ गए। पर हाजिन उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए योक्सिम से बात करते हुए कहता है कि फैकल्टी मास्टर आखिर आपका क्या ख्याल है कि आप सेकंड राउंड के साथ मेरे साथ ज्वाइन करें। ये देखने के बाद ईमून पूरी तरह से शॉक होते हुए कहता है कि इसने अभी मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। इस चीज की वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में उससे चिल्लाता है, पर ईमून भी उससे माफी मांगते हुए कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, पर मैं अभी फोर्थ यंग मास्टर के इनविटेशन पे यहाँ पर आई हुई हूँ। जब तक ये मीटिंग खत्म नहीं हो जाती मैं आपके साथ नहीं जा सकती। ये सुनकर हाजिन उससे कहता है,
इसलिए तो मैंने ये कहा कि सेकंड राउंड के लिए मुझे ज्वाइन करिएगा, यानी इस मीटिंग के खत्म हो जाने के बाद। युक्सम ये सुनने के बाद सरप्राइज होते हुए कहती है कि आखिर अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है। हाजन उससे कहता है कि मुझे पता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें ग्रीन टर्टल 4 लीफ क्लोवर चाहिए। ये देखने के बाद वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और हाजन आगे कहता है कि यूजुअली यहाँ पर 2 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से किसी को ग्रीन टर्टल 4 लीफ क्लोवर चाहिए होती है। पहला रीजन जिसके अंदर यंग और यंग क्यू पूरी तरह से नेसेसरली डिस्प्लेड हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और दूसरा जब 9 यन मेरिडियंस पूरी तरह से फेल हो जाती हैं। पर इन दोनों सिचुएशन के अंदर बाकी दूसरी हाउस भी है जिसमें ग्रीन टर्टल 4 लीव्स क्लोवर की जरूरत ना पड़े, उसके बाद भी इस चीज को पूरी तरह से रिसॉल्व किया जा सकता है, यानी इस चीज से निपटा जा सकता है। पर यहाँ पर ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिस चीज में तुम्हें इसके बारे में कोई भी आइडिया हो। इसी वजह से मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें इस ग्रीन टर्टल 4 लीव क्लोवर की जरूरत पड़ने वाली है। पर इस सब के बारे में वो इंसान काफी अच्छी तरीके से जानता है जो कि क्लू ब्लॉकेज में यन कल्टीवेशन को ट्राई कर रहा हो। ये जानने के बाद योसिम काफी ज्यादा सरप्राइज थी, जिसके बाद वो वहीं पर बैठकर इसी के बारे में आगे बोलते हुए कहता है, मुझे इस चीज का जरा सा भी आइडिया नहीं है कि आखिर वो पेशेंट किस स्टेट में है, पर इसके बाद भी वो मौत के काफी ज्यादा करीब होगा। पर फिर भी तुम्हें वहाँ पर ग्रीन टर्टल 4 लीफ क्लोवर की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और अगर मैं सच बताऊं तो ये चीज और भी ज्यादा खतरनाक होगी अगर तुम इस्तेमाल करते हो, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा यंग क्यू होगा इंस्टेंट ऑफ वो यंग क्यू को रिफ्रेश करेगा। और मुझे पता है कि तुम इसकी वजह से काफी ज्यादा सीरियस हो, क्योंकि तुम अपने पेशेंट को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में हो। पर अगर मैं तुम्हें बताऊं तो इसकी बजाय तुम अपने बैकयार्ड से भी कुछ हर्ब से उसको बचा सकते हो। पर योसिम ये देखकर काफी सरप्राइज होते हुए अपने मन में कहती है कि आखिर ये इतना ज्यादा काइंड क्यों है। ये इंसान जो कि मेरी नजरों के सामने है, क्या वही वो 3rd यंग लॉर्ड है जिसको मैं जानती हूँ? यूमुन ये देखकर उससे चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर किस तरीके का बिहेवियर है, मेरे गेस्ट को इस तरीके से परेशान कर रहे हो। पर हाजन खाना खाते हुए उसे कहता है कि आखिर तुम इतने ज्यादा पागल क्यों हो रहे हो, जिसके बाद वो फिर से उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। तो हाजन खड़े होते हुए उससे कहता है, सबसे पहले तुमने अपने भाई को मारने की कोशिश करी, उसके बाद तुम मुझसे ही कह रहे हो कि आखिर ये किस तरीके का एक्ट है। सबसे पहले जाकर तुम्हें ये पता लगाना चाहिए कि आखिर 4th यंग मास्टर होने के नाते तुम्हें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। ईमून ये सुनने के बाद हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम किस तरीके की बात कर रहे हो। पर हाजन उससे कहता है कि तुम काफी अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं किस तरीके की बात कर रहा हूँ। अगर तुम सच में इसके बारे में नहीं जानते तो तुम सच में एक बहुत ज्यादा बड़े बेवकूफ हो कि तुम अपने साथियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। और अगर मान लो तुम ऐसा करके अपने आप को एक बेवकूफ दिखा रहे हो जिसको कोई भी आइडिया नहीं है, तो सच में ये चीज बहुत ही ज्यादा बेकार है और मैं ये चीज काफी ज्यादा अच्छी तरीके से भी समझता हूँ। पर क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये चीज तुमने यंगेस्ट के साथ करके कुछ जरूरत से ज्यादा ही कर दिया है? यूमोन ये सुनने के बाद सच में बहुत ज्यादा डर गया था और हाजन उससे कहता है कि वो एक छोटी सी बच्ची है जो कि 10 साल की, आकर उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और बस इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।